चलिए कल की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कल वाला याद है? कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस तो समझ में आ ही गया होगा। एक और अभी जिक्र करेंगे उसको, ठीक है? जरूरी है वो, उसमें बहुत सारे कुछ और भी बताना है और महसूस कराना है आप लोग को। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या था? ध्यान में है? पक्का ही होगा ध्यान में। तो कन्वर्जेंस मतलब पास में आना के दूर जाना, पास में आना। डी मतलब डाइवर्जेंस, दूर जाना। तो मैंने कन्वर्जेंस के कारण आपको बोला था दो प्लेट्स आपको समझ लेना है। कौन कौन सा प्लेट? एक पहला प्लेट था ओसनिक प्लेट और दूसरा क्या बोला? कॉन्टिनेंटल प्लेट। समझ रहे हो ना? ठीक है। तो अब उसके बाद ये जब दोनों कंडीशन होंगे तो मैंने बोला था कि अलग अलग केसेस आ जाएंगे। ओसनिक और कॉन्टिनेंटल एक साथ हो तब, दूसरा अगर मान लीजिए ओसन और ओसन साथ हो जाए, तीसरा कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट हो जाए। सेम यही केस इधर देख लेंगे, ठीक? तो पहला केस मैंने उठाया था कौन सा? ओसनिक और कॉन्टिनेंटल। तो मैंने बोला था कि मान लेते हैं कि ये आपका प्लेट जो है ओसनिक है और इधर एक प्लेट मान लेते हैं जो कॉन्टिनेंटल है। तो मैंने बोला कि डेंसिटी के हिसाब से अंदर जाएगा। अरे हाँ है ना? तो एक पॉइंट अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब ये पूरी तरीके से अंदर जाएगा तो जो उसका गहरा पॉइंट है, सबसे डीपेस्ट पॉइंट, जहां पे यह तो गहरा बनेगा तभी जाएगा, तो इस डीपेस्ट पॉइंट को बोलते हैं ट्रेंच। ये लिख लो जल्दी, TRENCH। ट्रेंच में क्या लिखोगे? डीपेस्ट पॉइंट, गहरा, जहां से हाई डेंसिटी का मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहा है। मतलब कि चाहे वो पानी हो चाहे कॉन्टिनेंट हो, यानी कि ओसनिक प्लेट हो चाहे कॉन्टिनेंटल हो, तो जो एक गहरापन बन रहा है, जो अंदर गहरा हो, क्योंकि जा रहा है तो गहराई बन रहा है, इस गहराई को हम क्या बोल रहे हैं? ट्रेंच। बहुत बार हिंदी में इसको गर्त भी बोल देते हैं, रिफ्ट जैसे गर्त। तो उसी तरीके से ट्रेंच शब्द आ रहा है और ट्रेंच शब्द का क्या मीनिंग है? एक ही, सर डीपेस्ट पॉइंट। जब जब ट्रेंच आए तो समझ लेना है डीपेस्ट पॉइंट। और मुझे नॉर्मल कॉमन सेंस से बताना, देखते हैं कि कितना कॉमन सेंस है आप लोगों का, जो कि बहुत है। कॉमन सेंस से बताना कि डीपेस्ट पॉइंट कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट प्लेट रहेगा तब बनेगा कि ओशन और कॉन्टिनेंट रहेगा तब बनेगा? इसमें तकलीफ नहीं है किसी को। तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में बना दिए डीपेस्ट, कभी पॉसिबल नहीं है। तो कहने का लॉजिक है कि डीपेस्ट का जब भी संबंध है तो दिमाग में एक चीज चलना चाहिए, सर एक प्लेट तो ओसनिक होना जरूरी है। और दोनों भले हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गहरापन के लिए एक प्लेट ओसनिक होना कंपलसरी है, क्योंकि एक प्लेट ओसनिक जब तक नहीं रहेगा तब तक गहरा पॉइंट बनेगा नहीं, और जब तक गहरा पॉइंट नहीं होगा तब तक उसको ट्रेंच हम नहीं कहेंगे। इसलिए बोल रहे हैं ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट, जो गहराई बन रहा है। पर यहां तक समझ में आ रहा है? तो मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, पहला प्लेट ओसनिक, पहला केस ओसनिक, दूसरा क्या है? कॉन्टिनेंटल। तो मुझे जरा बताओ, उधर बिना कॉपी में देखे मेरी तरफ देखो और मुझे बताओ और महसूस करके बताना कि कन्वर्जेंस हो और प्लेट ओसनिक और कॉन्टिनेंटल हो तो क्या बनेगा? फोल्ड माउंटेन साथ में आएगा, उठ गया तो क्या बन गया? फोल्ड माउंटेन। बहुत बढ़िया, शानदार एकदम। तो मैंने बोला कि अगर आइलैंड बनाना है तो प्लेट कौन कौन सा होगा? और ओसनिक, पक्का ना? अच्छा ईमानदारी से बोला, ये रटना पड़ेगा क्या? सर महसूस कर लेना खुद से यार कि दो है सर, इसमें बनेगा आइलैंड। और आइलैंड के साथ साथ प्लस मैंने बोला क्या? सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी अर्थक्वेक का वही होगा, सबसे ज्यादा भूकंप आने का वही होगा। इसलिए जहां जहां आइलैंड्स है वहां पे भूकंप आने का संभावना है। एग्जांपल दिमाग क्या लो? जापान, जितने सारे आइलैंड तो सबको ध्यान में रख लो, क्योंकि एक बार बस वहां से ट्रेंच बन गया, एक बार आने का चांस सब ज्यादा है। तो पहला प्लेट ओसनिक कॉन्टिनेंटल, उसका भी कंडीशन लिखवा दिया था कि क्या क्या कंडीशन होने चाहिए। कन्वर्जेंस, तो फोल्ड माउंटेन अगर बनेगा तो कन्वर्जेंस के कारण बनेगा कि डाइवर्जेंस के कारण बनेगा? कन्वर्जेंस के कारण। पहला पॉइंट ये ओशन कॉन्टिनेंट, क्लियर। दूसरा प्लेट कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल तो दूसरा प्लेट, अरे आराम से कहीं आग ना लग जाए कोई बात नहीं, मतलब बोल लो उसको। अब ओशन और दूसरा क्या है? ओशन। मुझे पता है आपका फेस देखिए, मुझे पता था कुछ ना कुछ छोड़ के आए हो, सच्ची बता रहा हूँ मैं दोस्तों। बोला है कि और खासकर तभी होता है घर में कि गैस नहीं बन के, ताला अगर बन के छोड़े तभी इंसान हाँ रहता है बंद कर दिए,
जो सवाल है कुछ समझ का एक्सप्रेशन वैसा ही रहता है। सवाल है तो अगर गैस में आग लगे तो काम दूध भी जल गया। चलो आ जाओ इधर फोकस कर लो। ओशन और क्या हो गया ओशन। तो ओशन और ओशन में क्या था नॉर्मल सिंपल एक ही चीज था कि सर इसमें हमेशा आइलैंड्स का निर्माण होगा। क्या बुझा रहा है। और आइलैंड्स का निर्माण होगा तो एक कन्वर्जेंस के कारण हो रहा है कि डाइवर्जेंस के कारण। अच्छा नॉर्मल सोचना थोड़ा एक और मजे से सोचते हैं। मान लो जमा है खूब यहाँ पे ऐसे सेडिमेंट्स जमा है ही जिसको हम लोग जियोसिंक्लाइन बोल रहे थे। जियोसिंक्लाइन तो भूगर्भ भी उसको बोलते हैं। तो सर जो जमा है अब मान लो कन्वर्जेंस की जगह पे डाइवर्जेंस हो गया। मतलब ये रहा पेज इस पेज पे बहुआ बीच में जमा है पूरा एक प्लेट आधा ओशनिक दूसरा क्या है कॉन्टिनेंटल। ई इधर गया ई इधर गया ई धस जाएगा। अरे नहीं समझ में आ रहा है। तो जो इधर इससे क्या धस गया तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर अलग टाइप का नहीं बन जाएगा। यानी कि या तो कुछ स्ट्रक्चर ये यूं ऐसे बन जाएगा धस गया तो मतलब ऐसा जो कि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जमा था। और जैसे ये दोनों प्लेट मतलब मैं जैसे कि यहाँ पे कोई चीज बीच में ऐसा महसूस करूँ कि जमा है यहाँ पे मिट्टी बालू सब रेत जमा है। और सर जिस पे जमा है तो जो इधर का प्लेट है ओसनिक ये इधर चला गया और जो इधर का प्लेट है वो इधर चला गया। तो बीच में या तो खट से नीचे आ जाएगा है ना ऐसे नीचे ही आएगा। या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि सर इधर गया हो और हो सकता है उस समय नीचे का भी थोड़ा बहुत प्रेशर आया हो सकता है पॉसिबल है कि आया हो। और आने के कारण धंसना तो ये चाह रहा था लेकिन सर नीचे का प्रेशर उस समय पहले ही थोड़ा सा हावी हो गया। तो हो सकता है कि उसका स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाए और नहीं तो एक पॉसिबिलिटी क्या है खिसक के इस तरह बन जाए। अरे कुछ बुझा रहा है महसूस करोगे तब बुझाएगा। मतलब ऐसे जमा था नीचे चला गया फिर जब ऊपर में था अब नीचे से हल्का उठा दिया तो सर यूं उठ गया तो ये स्ट्रक्चर बन गया। इसी को बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। क्या बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। लेकिन अभी आएंगे पहले अब ये वाला कन्वर्जेंस कर लेते हैं तब डाइवर्जेंस पे आएंगे क्योंकि कन्वर्जेंस के बाद डाइवर्जेंस ही है। मैं सिर्फ अभी आपको महसूस करने के लिए इसलिए हिंट दे दिया हूं कि आप जब डाइवर्जेंस होगा तो मुझे सिर्फ इतना बात बता दो कि क्या फोल्ड माउंटेन बनेगा क्या नहीं बनेगा। सीधी सी बात है हमेशा डाइवर्जेंस जब भी होगा फोल्ड माउंटेन का निर्माण कभी नहीं होगा। फोल्ड माउंटेन के निर्माण के लिए कन्वर्जेंस होना ही चाहिए और एक प्लेट ओसनिक चाहिए। अब जरा इधर आइए दो चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा कि ओसनिक ओसनिक जब रह गया तो सर माउंटेन हम लोग बनाएंगे कौन सा वोल्केनिक माउंटेन तो बनेगा यहाँ पे भी थोड़ा सा बनेगा लेकिन क्या फोल्ड माउंटेन की तरह उतना हाइट में चला जाएगा क्या नहीं जाएगा। आइलैंड्स बन ही जाएंगे। अच्छा आइलैंड्स बनते बनते धीरे धीरे ही कॉन्टिनेंट का निर्माण होगा भाई आइलैंड से ही तो कॉन्टिनेंट बनेगा। अब उसके बाद लास्ट थर्ड पॉइंट पे आते हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीसी कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल। तो मैंने बोला था कि सर शीशे से शीशा टकराए तो यहाँ ईंटे से ईंटा टकराएगा तो दोनों जब प्लेट टकराएंगे इधर इधर कन्वर्जेंस हो रहा है में जाएगा नहीं कि ऊपर आ सके। लेकिन एक बात बताओ क्या पॉसिबिलिटीज है कि नहीं कि फोल्ड माउंटेन बनेगा नहीं बनेगा बनेगा। फोल्ड माउंटेन बनने के पूरे चांसेस हैं ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। क्यों क्योंकि सर सीधी सी बात है अगर यहाँ पे कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट है तो थोड़ा बहुत चीज कुछ ना कुछ तो जमा होगा ही। आप महसूस करो क्योंकि कॉन्टिनेंट है तो जमा हो जाएगा ओशन में थोड़ी नहीं जाओगे तो ओशन में सीधे नीचे गया। तो जब कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट है और दोनों पास में आ रहे हैं तो यहाँ भी फोल्ड माउंटेन बनेगा लेकिन उतनी हाइट नहीं हो पाएगी जितनी हाइट सर ओशन और कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी। क्यों क्योंकि ये जब नीचे डेप्थ में जाएगा ही नहीं और प्रेशर क्रिएट होगा ही नहीं तो कहां से उतना उठा पाएगा उसको। लेकिन सर अगर यहाँ पे कुछ जमा है सिंपल सा बात है जमा है थोड़ा सा टकराया तो हो गया। लेकिन क्या बताओ भूकंप होगा कि नहीं होगा भूकंप तो 100% होगा। तो इसीलिए कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का कंडीशन आपने लिखवाया था मैंने या लिखवा दिया था तो लिखो फॉर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कंडीशंस। पहला ट्रेंच इसमें हाँ आप खुद बताओ ट्रेंच होगा कि नहीं होगा आप बताओ आपको क्या लगता है पहले कॉमन नहीं होगा बिल्कुल होगा ओशन ओशन में भी होगा ओशन कॉन्टिनेंटल में भी होगा। इसलिए मैंने क्या बोला बहुत अच्छा बहुत सोचना है कि जब डीपेस्ट पॉइंट होने के लिए एक प्लेट तो ओशनिक होना ही चाहिए तभी गहरा बनेगा। जब ओशन ओशन प्लेट होगा ही नहीं कहीं पे भी एक भी सर कॉन्टिनेंट उतना अंदर जाएगा नहीं। जब कॉन्टिनेंट उतना अंदर नहीं जाएगा वहां पे ट्रेंच बनने के चांस नहीं। इसीलिए ट्रेंच कहाँ बनेगा फर्स्ट केस ओशन कॉन्टिनेंट दूसरा ओशन ओशन कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में ट्रेंच नहीं बनेगा। ठीक है इसीलिए एक प्लेट क्या होना चाहिए ओशन। तो चलो लिखो जल्दी से पहले कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट के लिए लिख लो आराम से लिखवा देंगे घर बनाना नहीं है उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट के लिए पहले लिख लीजिए
पहला पॉइंट लिखेंगे फर्स्ट कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में कन्वर्जेंस लिखिए, कन्वर्जेंस होना चाहिए, कन्वर्जेंस मतलब कन्वर्जेंस मस्ट बी देयर, कन्वर्जेंस होना चाहिए। दूसरा पॉइंट वोल्केनोज नहीं निकलेंगे लेकिन भूकंप होगा। वोल्केनो नहीं निकलेगा लेकिन भूकंप होगा, अर्थक्वेक होगा। और जब मैं ये जो शब्द मैं जब बोल रहा हूं तो आपको एहसास हो रहा है ना कि हाँ बिल्कुल होगा, ऐसा ही होगा। तो वोल्केनो नहीं होगा लेकिन अर्थक्वेक होगा। तीसरा, फोल्ड माउंटेन बनने का पूरा चांस है लेकिन फोल्ड माउंटेन ज्यादा लंबा या बड़ा नहीं होगा। फोल्ड माउंटेन बनेगा, फोल्ड माउंटेन बनेगा पर बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा। फोल्ड माउंटेन तो बनेगा पर बहुत बड़ा नहीं होगा। तो अब आपसे मैं पूछूं घुमा फिरा के कि फोल्ड माउंटेन कंडीशन है, घुमा के पूछ रहा हूं, तो कोई बताएगा मुझे? कोई पहले सोच लो फिर। मतलब फोल्ड माउंटेन बनने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकताएं पड़ेंगी, किन किन पॉइंट्स की? कौन बताएगा? हाथ खड़े करो। फोल्ड माउंटेन बनने के लिए चलिए बता दीजिए आप। कन्वर्जेंस होना चाहिए, कन्वर्जेंस होना चाहिए, गुड। ओसेनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट होना चाहिए। एक प्लेट ओसनिक होना चाहिए कॉन्टिनेंटल फोल्ड माउंटेन के लिए, लेकिन अगर दोनों प्लेट कॉन्टिनेंटल है तब भी बनेगा, छोटा बनेगा, तब भी बनेगा। तो फोल्ड माउंटेन का एक ही कंडीशन है, अगर आप वहां देखिएगा कन्वर्जेंस अगर है, लेकिन याद रखिएगा अगर प्लेट दोनों दोनों ओसनिक है तो क्या आपको लगता है कि वहां पे भी नहीं हो? वहां पे भी बनने का चांस है फोल्ड माउंटेन, वहां पे भी बनने का फोल्ड माउंटेन चांस है, मैंने कभी बोला था। लेकिन क्या होगा, वो जो वोल्केनिक माउंटेन होगा वो उससे ज्यादा बनने का चांस क्या होगा? आइलैंड का। क्यों? क्योंकि अंदर से जो निकलेगा और जो उसमें निकल रहा है दोनों ओशन में, तो चूंकि ओशन में रहेगा तो बहुत ज्यादा चीज का नीचे चला जाएगा। भाई पानी में से कोई चीज निकला है तो पानी में तो सर पहले डीप जाएगा वो। अब मान लो सोचो नॉर्मल कि अगर नीचे से लावा निकला और जमीन पे रह गया, उसका लेयर ऊपर जाएगा गिर जाएगा। अब खाली पानी में ही गिरा है, धंसेगा, डूबेगा उसमें, तो सर कहने का मीनिंग फोल्ड माउंटेन तो उधर ही बनेगा। कहां पे? ओसनिक और ओसनिक में भी। लेकिन जो फोल्ड माउंटेन ओसनिक ओसनिक में बनेगा उसकी भी हाइट उतनी ज्यादा नहीं होगी जितना ओशन और कॉन्टिनेंट प्लेट से बनेगा। क्योंकि भाई ऊपर निकलना इंपॉर्टेंस नहीं है, रखना भी इंपॉर्टेंस है। तो जब अगर धरती पे रुकेगा तो उसकी हाइट क्या बढ़ती नहीं जाएगी क्या? भाई धरती पे जब रुकेगा तो धरती के नीचे थोड़ी धंस गया वो, तो नीचे से निकल रहा है, एक तरफ खड़ा होते जा रहा है। लेकिन अगर पानी में ओशन में पानी में निकल रहा है तो डूबेगा, और डूबते 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 फिर क्या होगा सर? उसके बाद इतना ऊपर आ जाएगा कि वो आइलैंड की तरह दिखना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मीनिंग ध्यान से समझिएगा, पानी उसको डुबा देगा। आपको ध्यान में क्या रखना है कि किसी भी फोल्ड माउंटेन बनने के लिए अगर कन्वर्जेंस है और प्लेट अगर कोई भी हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लगभग लगभग थोड़ा या ज्यादा मात्रा में फोल्ड माउंटेन बन ही जाएगा। तो नोट करके लिख लीजिए कंडीशन फॉर फोल्ड माउंटेन। और एकदम सोचना है, रटना उटना नहीं है। कंडीशन फॉर फोल्ड माउंटेन बनने के लिए शर्त है, तो क्या क्या शर्त हो सकती है? पहला कन्वर्जेंस होना चाहिए, बस मस्ट कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस अगर हो गया तो थोड़े ना थोड़े मात्रा में फोल्ड माउंटेन का निर्माण हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इस दुनिया में कितना गम है नहीं, इस दुनिया में दो चीज गम है। एक तो कन्वर्जेंस हो गया, एक हो गया डाइवर्जेंस। अच्छा ये जो मैं कर रहा हूं ये कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस है? डाइवर्जेंस, ठीक। अच्छा इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है क्या? मतलब इसी टाइप के दो फोर्स में कोई तीसरा फोर्स हो सकता है कोई अलग डायरेक्शन में? इमेजिन करके देखो तो, मतलब एक या तो बाहर या फिर अंदर, इसके अलावा और भी कुछ कंडीशन हो सकता है? हो तो सकता है, बताऊंगा तो आपको यही कहेगा हाँ हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। मान लो ये हो गया, तो पॉसिबल है ये भी, अरे है ना? यानी कि अब प्लेटों का रगड़न यूं हो रहा है, अभी तक या तो यूं या यूं, अब हो रहा है वर्टिकल हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये है सर या तो ऊपर या फिर क्या नीचे।
तो ये भी तो रगड़न होगा, इसमें भी है ना। तो दो प्लेट अगर है तो सर उसमें भी जो आपस में रगड़न हो रहा है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है कि वर्टिकल हो रहा है? वर्टिकल। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो जहां पे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस लिखे थे, एक बार पुनः कुछ वैसा नहीं करना है, आगे का जो पेज बचा है क्या करना है, ऐसे बता देता हूं। पहला कन्वर्जेंस डायग्राम बना यूं यूं, दूसरा डाइवर्जेंस डायग्राम बना लीजिएगा क्या, यूं यूं, और फिर तीसरा में लिखिएगा ट्रांसफॉर्म, एक ही टेबल में रखिएगा और टेबल में ऐसे बना लीजिएगा, ताकि यहीं पे दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है घुमा फिरा के कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटीज कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के अलावा कोई तीसरा फोर्स लागू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वो सर उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म का सिंपल मीनिंग है वर्टिकल और परपेंडिकुलर जो आपस में रगड़न हो, उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। समझ में आ रहा है? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बहुत बढ़िया, आप लोग सीख रहे हैं। लाए कोई फिजिकल ज्योग्राफी का किताब देखते हैं, और नॉर क्या डाइवर्जेंस, पावर एंड छोटा, क्योंकि अलग करेगा ये, और ये फोर्स अलग करेगा। बाकी इतना दिमाग में रखिएगा, उसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे। अब एक टेबल बनाना है जो कि उसी टेबल में सारा का सारा जितना पढ़ा है वो सबका सब हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें बताओ कि तुम्हारे एक तरीके से स्लाइड ही कर रहा है, दूसरा क्या स्लाइड कर रहा है एक दूसरे के ऊपर लिफ्ट की तरफ, स्लाइड कर रहा है। लगता है कि सर वोल्केनो नहीं होगा, वो हाथ खड़े करें। मतलब जिनको जो लगता है कि वोल्केनो तो क्या क्या स्लाइड कर रहा है, वोल्केनो कहां से आएगा भाई? वोल्केनो का कोई मतलब ही नहीं बनता है सर से, वाइब्रेशन होनी चाहिए, और वाइब्रेशन तो सर स्लाइड करने में भी होगा। तो कन्वर्जेंस दूर, डाइवर्जेंस दूर, और ट्रांसफॉर्म हो गया ये दूसरे प्लेट पे करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नो वोल्केनो, जहाँ पे आप बनाएंगे टेबल अभी तीनों एक साथ, बट अर्थक्वेक इज पॉसिबल। मतलब एक तरफ आप लिखेंगे कन्वर्जेंस, एक तरफ डाइवर्जेंस, दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में लिखेंगे ज्वालामुखी तो नहीं आएगा लेकिन भूकंप जरूर आएगा। ठीक है जी। ट्रेंच का मीनिंग याद रहेगा? ट्रेंच का मीनिंग याद रहेगा? बहुत बढ़िया। एथिक्स की बुक जो लोग नहीं मंगाए हैं, और इंटरनल सिक्योरिटी की फिर से बोल दे रहा हूं मैं, एथिक्स का डीके वाला जी मंगा के रख लीजिएगा, हिंदी वाले जो हिंदी माध्यम वाले। मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए जो बोल दिया हूँ। एथिक्स का आप लोगों को पढ़ाया हो ना, आप लोगों को पढ़ाया हो थोड़ा बहुत कि नहीं पढ़ाया हूँ? शुरुआत कर दिया था ना एथिक्स का, कर दिया था, तो सर वो मंगा के रख लीजिएगा जनाब। देखो जो जो बुक लेके आएगा उसको मैं टारगेट देता जा रहा हूँ, वो करता जा रहा है। तो ये इट्स अपॉन यू कि आप कितना कर पा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बुक मंगा लीजिएगा, हर दिन थोड़ी ना आपको बोलेंगे आगे ले लो ले लो। आपको एक बार उसी दिन मैंने बहुत स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि जैसे भी हो थोड़ा बहुत मंगा लीजिएगा, अपना हिंदी माध्यम के डीके वाले मंगा लीजिएगा, एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब भी हो मंगा के रख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ठीक ठाक दिन हो गए, इतना दिन में तो ऑनलाइन वाले बोलेगा कि हम जबरदस्ती पहुंचा देंगे इतना दिन में, तो आप कोशिश करिएगा कि मंगा के रख लीजिएगा। मैं आपको टिक पढ़ लीजिएगा ताकि साइड बाय साइड सारा सब्जेक्ट का अपना बैलेंस बना रहे, ऐसा नहीं हो कि नहीं, इसलिए आप पे निर्भर करेगा। ठीक है नहीं, तो सब दिमाग में रखिएगा। बाकी आपका वो कल मिलेगा, ठीक है, वो आज मिस हो गया है तो उसमें टिक मैं कर दिया लेकिन छूट गया, तो आप ये लगा लीजिए। चलिए अब थोड़ा सा एक टेबल बनाएंगे, और बहुत महत्वपूर्ण टेबल है ये, जितना भी पढ़ाए हैं अभी तक वो सारा एक ही टेबल में काम हो जाएगा। तो देखते हैं, फ्रेश पेज पे बनाइएगा इसको, ठीक है, फ्रेश पेज पे बनाइएगा, उसमें मत उसमें एडजस्ट मत कर दीजिएगा, आधे में एडजस्ट कर देते हैं कुछ लोग, यहीं पे एडजस्ट करेंगे। अच्छा अभी मैंने आपको ट्रेंच बताया, इधर देख लो, लेकिन इसके आसपास का जो क्षेत्र है, मतलब उस बेनियोफ का मीनिंग है कि ट्रेंच के आसपास का क्षेत्र। ट्रेंच क्या है? तो ट्रेंच सर द डीपेस्ट, ये डायरेक्ट कट टू कट प्रीलिम्स में पूछा था। तो बेनियोफ मतलब द एरिया विच इज जस्ट सराउंडेड या फिर स्प्रेडेड अपार्ट फ्रॉम डीपेस्ट पॉइंट, दैट इज ट्रेंच।
एक ऐसा क्षेत्र जो डीपेस्ट पॉइंट के अलावा जो आसपास के क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम बेनियॉक बोल रहे हैं और उस पॉइंट को हम ट्रेंच बोलते हैं। तो जो पॉइंट है डीपेस्ट उसको तो ट्रेंच बोलेंगे, लेकिन उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको बेनियॉक बोलेंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट। क्या क्या जीरो हाँ जियो सिंक्लाइन बोले थे। तो जियो सिंक्लाइन का मैंने मीनिंग आपको बोला था कि सर जो चीज लिमिट्स जो है जो अवसाद है चुका है तो जमा होने का तो सर कोई ना कोई तो एक स्टेप ले ही लेगा। तो जैसे मैंने एक प्लेट आपको ओशनिक बोला, दूसरा क्या बोला कॉन्टिनेंटल। तो अगर नदी अपने साथ आ रही है तो धीरे धीरे अपना सेडिमेंट तो जमा करेगी यहाँ पे। तो जो अवसाद जमा हो गया है उसका एक ढेर सा लग जाएगा, उसी ढेर को बोलते हैं जियो सिंक्लाइन। जियो मतलब क्या होता है भूमि, जियो मतलब भूमि, और उस भूमि पे जो सिंक्लाइन जो जमा हुआ है ढेर एक शेप में हो जाता है। अब देखो जैसे रेत रख देखिए सॉरी मैंने गलती लिख दिया, कन्वर्जेंस है कंक्लूजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस के कंक्लूजन में पहला एक तरफ आप बना लेंगे केस, ठीक है केस पहला लिखिए। केस वन क्या था, तो कैसे भी लिख लेंगे केस वन। केस वन में क्या था, जब प्लेट ओशनिक और कॉन्टिनेंटल हो। प्लेट क्या हो ओशनिक और कॉन्टिनेंटल, टेबल बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। बाद में बोले सर पहले ही बता देते, गंदा करना थोड़ी ठीक लगता है। यहाँ पे मैं कुछ कंडीशन लिख रहा हूँ, पहले अच्छा पहले कंडीशन भी तो कम से कम लिख लो। पहले कंडीशन लिखो कैसे, दूसरा लिखो वोल्केनो, लिखना ट्रेंच। यानी कि मैंने क्या क्या बोला, ज्वालामुखी नहीं है ये हो गया फोल्ड माउंटेन या वोल्केनो, और हम इसको बना दिया। आपको बनाना है, हमको थोड़ी बनाना है। तो 3 केसेस, ये बहुत हार्ड है क्या ये, कितने लोग बना लिए, गजब सर गजब। यही उम्मीद तो करना है, यही रिस्पॉन्स आपका तो बस एनर्जी देगा हमको बताने के लिए। नहीं तो आप लोग ऐसे बैठे रहिएगा हाथ पे हाथ धर के लात पे लात धर के, तो हो गया फिर काम, समझ रहे हैं। खड़ाखट बना लेना उसके बाद आगे बढ़ना। तो पहला प्लेट ओशनिक कॉन्टिनेंटल एकदम मारिए, टिक आउट करिए एकदम। कितने को बन गया, हाथ गाड़ी तेजी में हाथ करी तो बना के सब चुप हो जाता है क्या। सब टिक करो, ओशन और कॉन्टिनेंटल में वोल्केनो होगा कि नहीं होगा, सभी से आंसर चाहिए। अच्छा कितने लोग आंसर दे सकते हैं इन सारों का, हाथ खड़े करो। सर आई वांट आंसर फॉर ईच एंड एवरीवन, एक से एक यहाँ से वहां तक। तो मान लीजिए वोल्केनो होगा, होल माउंटेन बनेगा, अर्थक्वेक, ट्रेंच। तो जब ओशन और कॉन्टिनेंट हो तो आराम से सर सारा कंडीशन बन जाएगा, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, अब दूसरा कौन सा कंडीशन था, ओशन और ओशन। वोल्केनो आएगा, होल्ड माउंटेन, अब अर्थक्वेक। पहले अपना अपना टिक किया वो तो देख लेना पहले। अब तो उसके बाद ट्रेंच, पहले बोलो ना सही। चलो पहले देख लेते हैं, इसमें जिसको आपत्ति होगा उससे पूछ लेंगे। वोल्केनो होगा कि नहीं होगा, इसमें सभी का हाँ है ना, बात मत बोलना, इसलिए पहले टिक मारवा दे रहे हैं। तो बात नहीं सर ऐसा नहीं था, इसलिए पहले सबका हाँ है। दूसरा फोल्ड में सबका हाँ है, ठीक है। अर्थक्वेक में सबका हाँ है, इसमें थोड़ा साउंड कम लगेगा। जिसका इसका ना है हाथ खड़े करें, जिसका इसका ना है, चलिए ठीक है। जिसका इसका हाँ, ट्रेंच में हाँ है सबका, ये तो होगा ही होगा, है ना, मजाक बात थोड़ी है। चलिए एक बार और कर लेते हैं तब पूछेंगे। कॉन्टिनेंट पर वोल्केनो होगा ना, नहीं सर, तब कॉन्टिनेंट वोल्केनो होगा, होल माउंटेन होगा,
अर्थक्वेक होगा। और ट्रेंच। नहीं होगा। सर जानबूझ के फिर भी मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमको पूर्ण भरोसा है, फिर भी हमको पता है कि कहाँ कंफ्यूजन आगे होगा, एक दो जगह हो भी करेगा। इस वाले में किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, हम गारंटी बताते हैं। इधर भी लगभग कंफ्यूजन नहीं होगा, जो भी कंफ्यूजन होगा यहाँ हो सकता है, ठीक है। कुछ हद तक पता नहीं कहीं यहाँ भी हो जाए। यहाँ है क्या? यहाँ तो होने का चांस नहीं यार, मैंने कंडीशन में लिखवाया था कि सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है अर्थक्वेक आने का। जाकर अपना पलट के देखो तो पहले, जो लोग बोल रहे हैं तो उन लोग तो पहले पूछ रहा हूँ, जल्दी देखो तो। सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है अर्थक्वेक आने का। सारा मान रहा है फोल्ड माउंटेन का, जो कि फोल्ड माउंटेन यहाँ नहीं बनेगा। मैंने आपको बोला था कि कन्वर्जेंस के कारण फोल्ड माउंटेन यहाँ बनने के चांसेस है, लेकिन नाम अलग दे दिया। क्या मैंने बोला? जब अगर उठाता भी तो पूरा डूब जाएगा, और जब डूबा हुआ है तो उसका नाम क्या था? सी माउंट। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब पानी का लेवल भी अगर मान लो कम हो गया तो सर ऑटोमेटिक दिखने लगा, तब उसको हम क्या बोल सकते हैं? आइलैंड। तो कहने का मीनिंग है क्योंकि यहाँ पे दोनों का दोनों प्लेट ओसनिक है, तो सेडिमेंट्स यानी कि अवसाद जमा ही नहीं हो पाएगा, तो फिर उसको हम फोल्ड माउंटेन बनने के लिए क्यों बोलेंगे? अवसाद जमा होगा तब तो उठेगा ना, अवसाद जमा ही नहीं तो कैसे उठ जाएगा? अरे कुछ बुझा रहा है? वो तो जो भी निकलेगा नीचे से निकलेगा, और नीचे से निकलेगा तो आइलैंड का निर्माण कर देगा। तो इसीलिए मैं इस जानबूझ के यहाँ पे एक टेबल में, एक टेबल फ्रेश एक बार बना लेना, और इस टेबल को एज इट इज, अब देखोगे तो ऊपर में चारों के चारों टिक आउट है। सर ओशन और ओशन में जब आप आते हो ध्यान से देखोगे तो आपको वोल्केनो मिल ही जाएगा, आपको फोल्ड माउंटेन छोड़ के बाकी सारा कुछ मिल जाएगा। उसके बाद आप आते हैं कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट में तो वोल्केनो छोड़ के और ट्रेंच छोड़ के ये दोनों को मिल जाएगा। ये बना लियो सभी लोग। कितनों का सही था ईमानदारी से बोलना, ऐसा नहीं कि बाद में से टिक मारे थे और बाद में घुमा लेना हो। ठीक है, आइलैंड लिख सकते हैं आप, फोल्ड माउंटेन यहाँ पे मत लिखिएगा फिलहाल के लिए, क्योंकि सेडिमेंट जमा नहीं हुआ, और जब सेडिमेंट जमा नहीं होगा तो कोई चीज उठ नहीं पाएगा। सिंपल सी बात है, जो भी चीज आना होगा वो अंदर से आएगा, वो उठाएगा ना। तो बस इसको छोड़ के बाकी सब ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों का सब सही होगा, हो सकता है यहाँ पे कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा। बाकी पीछे बताए थे कि कोई भी हो लेकिन फोल्ड माउंटेन बनेगा बस कन्वर्जेंस। नहीं मैंने बोला था, लेकिन आपको क्या मैंने नॉर्मल बोला कि उस समय सेडिमेंट्स का एग्जांपल मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैंने आपको बोला अभी कि जब भी डाइवर्जेंस होगा तो डाइवर्जेंस में तो दोनों तरफ आगे चला जाएगा, मतलब दोनों साइड में चला जाएगा। कन्वर्जेंस होगा तभी फोल्ड माउंटेन बनेगा, बात सही है। लेकिन जब हम बात करते हैं दोनों प्लेट जब ओसन ओसन हो तो सेडिमेंट्स जमा नहीं होगा, और जब सेडिमेंट्स जमा नहीं होगा तो उसमें फोल्ड माउंटेन का निर्माण नहीं होगा। तो आप इसको कैसे कनेक्ट करोगे? अवसाद से सिर्फ, कि अवसाद जब जमा ही नहीं होगा तो ऊपर उठेगा कैसे? इसलिए मैं देखे। लेकिन सुनिएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी किसी आपको बुक में मिलेगा कि यहाँ पे फोल्ड माउंटेन बन जाएगा। सुन लो पहले, एनसीईआरटी इस बात को नहीं मानती है, तो हम इस बात को चलेंगे। लेकिन आपको और सारे बुक्स हैं जैसे जीसी लियोंग और मानव दुसाई में, तो वहां पे आपको लिखा हुआ है कि फोल्ड माउंटेन का निर्माण कुछ हद तक हो जाता है। लेकिन आप कैसे समझोगे? आप ऐसे समझो, जब कोई चीज ऊपर उठा है और वो ऊपर उठ के सर डूब रहा है, हो सकता है डूबते डूबते जाएगा, लेकिन आप सोचो ना कि पॉसिबिलिटीज कितना ज्यादा है फोल्ड माउंटेन बनने का? बहुत कम भाई, तो एकदम परसेंटेज काफी कम है ना। आप कितना भी उठाओगे तो सर उतना कहाँ आपको बन जाएगा? तो उस हिसाब से देखोगे तो ज्योग्राफी में आपको हर जगह पे कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज दिख जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, आपको मात्रा में समझना है कि 90% चांस है कि फोल्ड माउंटेन नहीं बनेगा। तो जब नहीं बनेगा तो हम मान के चलेंगे नहीं बनेगा, उसका एक ही कारण है क्योंकि सेडिमेंट्स जब जमा ही नहीं होगा तो कोई चीज ऊपर नहीं उठेगा। तो आप क्या मान के सिंपल चलना, वो जो लिखवाया भी हो तो कन्वर्जेंस के साथ कि कन्वर्जेंस फोल्ड माउंटेन के लिए होना जरूरी है। लेकिन एक प्लेट ऑलरेडी ध्यान में रखिएगा कि कॉन्टिनेंटल होना वहां पे भी जरूरी है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल होगा तभी सेडिमेंट जमा होगा, तब फोल्ड माउंटेन बनेगा। तो जब दोनों प्लेट ओसनिक ओसनिक हो तो फोल्ड माउंटेन नहीं बनेगा। आगे अर्थक्वेक आएगा, कहीं नहीं आएगा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को क्या दिक्कत है? जब भी प्लेट पे होगा अर्थक्वेक बिल्कुल आएगा। भूकंप तो बोल सबसे हाई प्रोबेबिलिटी होगा, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, नीचे से आ रहा है, और एक बार रास्ता जब क्लियर है तो फिर भूकंप आने में क्या तकलीफ हो? बार बार आएगा। सर ये भी तो बोल सकते हैं ना कि फोल्ड माउंटेन बनेगा लेकिन वो पानी में बनेगा तो उसको आइलैंड बोल देंगे। नहीं, मैंने आपको बोला ना कि फोल्ड माउंटेन बनने के चांस, वही मैंने बोला कि जो फोल्ड माउंटेन बन रहा है वो उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी आइलैंड का है जब तक नीचे है। तो मैंने ये बात कल भी बोला था। लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि जब आप एनसीईआरटी के थ्रू जाएंगे तो सर एक प्लेट आपका हमेशा कॉन्टिनेंटल होगा तभी फोल्ड माउंटेन बनेगा, बस। बाकी उसके अलावा और दिमाग नहीं लगेगा, क्योंकि सेडिमेंट्स जमा होने के लिए कॉन्टिनेंट का होना जरूरी है, जो ओशन में जमा नहीं होगा। इतना याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए इसके आगे, वो खत्म करेंगे। नेक्स्ट फोल्ड माउंटेन थोड़ी ना होता है। क्या बोल रहे हैं? आज तक कभी पानी में
अरे मैंने आपको बोला तो सही कि जब तक वो नीचे है, मैंने क्या बोला, नीचे है जब तक, तो नाम क्या दे रहा था, सी माउंट। थोड़ा ऊपर आएगा तो आइलैंड। सी माउंट है, और जब उसके बाद वो ऊपर आते चले गए तो क्या बन गया, आइलैंड। और ऊपर आने के उसके अलग अलग चांसेस है, या तो पानी का लेवल कम हो गया है, या फिर क्या हो गया है, नीचे से उसको और उठा के ऊपर फेंक दिया है। तो सर आइलैंड ही बनेगा। अगर हम उसको बोलेंगे तो सर फोल्ड माउंटेन इस तरीके से बोलेंगे तो आप सोचो ना खुद की प्रोबेबिलिटी कितना कम लग रहा है, बहुत कम है, क्योंकि फोल्ड माउंटेन का बनने का प्रोसेस ये कि ऊपर जाना चाहिए और वो कम आएगा। तो आप उतना उसमें सोचो ही मत, सीधा याद रखो, सीधा याद रखो कि कन्वर्जेंस होना चाहिए और एक प्लेट कॉन्टिनेंटल है तो फोल्ड माउंटेन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और अगर वहां पे आपको खाली लिखा हुआ है कि सिर्फ कन्वर्जेंस होना चाहिए तो वहां पे एक और पॉइंट ऐड कर लो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। जहां भी लिखवाया हूं लिख लो कन्वर्जेंस प्लस, मान लिखो कन्वर्जेंस के साथ साथ एक प्लेट कॉन्टिनेंटल होना ही चाहिए, कन्वर्जेंस के साथ एक प्लेट कॉन्टिनेंटल होना चाहिए। आगे ट्रेंच, ट्रेंच डीपेस्ट पॉइंट है। देखो ट्रेंच का मीनिंग है कि जब ये प्लेट मान लो है ओशनिक और ये प्लेट है कॉन्टिनेंटल, तब यहां से पानी अंदर जाएगा और पानी अंदर जाएगा तो बहुत गहरा पर वो क्या गहरापन बनाते चला जाएगा। मतलब ये कुछ वैसा हो गया कि सबसे गहरापन जो बन रहा है, जो गहराई बन रहा है, इस गहराई को क्या बोल रहे हैं, ट्रेंच। और गहराई के आसपास का जो क्षेत्र बन रहा है ये बोल रहे हैं क्या, बेनियोफ। हाँ मैंने वही बोला कि उसको डीपेस्ट पॉइंट को ट्रेंच बोलेंगे और उसके आसपास कैसे, जैसे कि आप ऐसे समझो पाइप कल का, चापाकल वाला पाइप सबसे बेस्ट। चापाकल का आप जब करते हो खोदते हो तो चापाकल नीचे गया, तो चापाकल जो नीचे गया है तो क्या बने, गहराईपन आया, और गहराईपन के आसपास का भी तो क्षेत्र है, एरिया, तो आसपास के एरिया को क्या बोल रहे हैं, बेनियोफ। और जो गहराई बन रहा है, जो डीपेस्ट पॉइंट है, उसको क्या बोल रहे हैं, ट्रेंच। जो लास्ट जहां तक बोले नहीं कि 300 मतलब 300 फीट का चापाकल है, तो 300 फीट है तो नीचे गया क्या हो गया, ट्रेंच, और उसके जो अंदर का एरिया है आसपास वो क्या बोल रहे हैं, बेनियोफ। आगे नेक्स्ट हेडिंग डालिए एक और, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी के बाद बुक ओपन करिए जल्दी से, खड़ा करें एनसीईआरटी। उसमें देखिए प्लेट टेक्टोनिक्स होगा एक हेडिंग, कल पढ़े थे कुछ लोग, बहुत बढ़िया। चलो उसको एक मिनट देख लीजिए खाली, कितने लोग पढ़े थे कल प्लेट टेक्टोनिक्स का थोड़ा पार्ट, गुड। अब आप हेडिंग डालिए नेक्स्ट, डाइवर्जेंस। फिर उसके बाद उसको एक ही साथ पढ़ लेंगे पूरा। कन्वर्जेंस के बाद आप हेडिंग डाल लीजिए क्या, डाइवर्जेंस, जल्दी। कन्वर्जेंस के बाद हेडिंग क्या डालिएगा, डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस डाल लीजिए और उसके बाद जीवन का आनंद लीजिए। पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, डाइवर्जेंस के कारण फोल्ड माउंटेन बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो पहले लिख लो, पहले डाइवर्जेंस हेडिंग डालो, उस पर लिखना नो फोल्ड माउंटेन, मेन में हेडिंग डाल के तब लिखना नो फोल्ड माउंटेन। दूसरा पॉइंट, डाइवर्जेंस में जब दूर जाओगे तो क्रैक डेवलप होगा कि नहीं होगा, क्रैक्स विल टेक प्लेस, और इसी क्रैक को हम बोल सकते हैं एक तरीके से रिफ्ट। क्रैक होगा क्योंकि दूर जाएगा तो सीधी बात उस पर प्रेशर पड़ेगा, जब प्रेशर पड़ेगा तो सर वो टूटेगा। जैसे आदमी को दोनों तरफ से खींच रहा है कोई, तो क्या बोलते हैं, इसको पकड़ के खींच के लमड़ा देंगे। अब सर ये जो है कि उसको खींच रहे हो तो उसमें क्या हो, कहीं ना कहीं से दिमाग उसका आलस होगा। रस्सा कसी पहले गेम होता था, आपको पता है, ओलंपिक में भी उसको थोड़ा सा कुछ दिन तक था, पता है उस पर डिबेट है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। रस्सी जैसा होता था और दो पर्टिकुलर 5 लोग उधर 5 लोग इधर। अच्छा गांव में पहले खूब खेला जाता था, ठीक है, मतलब 5 लोग 6 लोग जो भी है जैसे भी, तो पकड़ के खींचना, मतलब इधर खींचना, जो अपने तरफ खींच लिया वो सर जीत गया, मतलब यही रूल था उसमें। बाकी अब जैसे उसमें होता क्या था कि 5 लोग है, एक जन जैसे छूट रहा हाथ, लास्ट में तो छूट रहा होता तो पीछे से उठ के आएगा, वो पकड़ लेगा, फिर वो खींचेगा। अब उस केस में क्या होता है कि जो जिसमें जितना ताकत है उतना उधर को खींच लेगा। आपको पता नहीं, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, मुझे ध्यान में है कि पहले एलईडी का प्रोग्राम चलता था गांव में, तो बैटरी का आता था प्रचार, तो बैटरी के प्रचार के लिए क्या करता था कि हर दिन हर गांव में जाता था वो, एवर रेडियो होता था वो,
और वो एलईडी उस पे उसी के गाड़ी पे लगाया होता था, वो वैन टाइप का होता था या पिकअप टाइप का, और एलईडी लगाया होता था उसी पे, और वो सर वही गेम करवाता था, और जो जीतता था उसको एवरेडी का बैटरी उटरी देता था। उस समय एवरेडी का बैटरी खूब चलता था, टॉर्च उसमें लगाने के लिए, आजकल तो टॉर्च कहाँ इस्तेमाल है, ना के बराबर। तो सर उसी तरीके से यहाँ पे है कि क्रैक तभी डेवलप होगा जब दोनों तरफ क्या हो, खींचा गया हो। कन्वर्जेंस में आपको लगता है कि क्रैक डेवलप होगा? नहीं सर, कन्वर्जेंस में जो क्रैक हम उसको नहीं बोलेंगे, हम कन्वर्जेंस में ये बोलेंगे कि उसमें सर ट्रेंच क्रिएट होगा, क्योंकि जब वो नीचे जाएगा तो प्रेशर क्रिएट करके तब उसको ऊपर लेके आ रहा है। यहाँ तो क्या हो रहा है, तनाव इतना ज्यादा खींचा है कि बीच से क्रैक हो गया। और दोनों में फर्क है, बीच में क्रैक हो गया मतलब कि जिस सतह पे कुछ चीज था वो टूट गया, अब ऊपर में जो भी चीज हो नीचे जाने की कोशिश करेगा, अरे है ना। और जब वो नीचे जाएगा तो यहाँ फोल्ड माउंटेन बनने का कोई चांस रहेगा ही नहीं रहेगा। तो सर पहली बात, नो फोल्ड माउंटेन, बट लिख लेना ब्लॉक माउंटेन। फोल्ड माउंटेन नहीं बनेगा बल्कि क्या बनेगा, ब्लॉक माउंटेन, BLOCK। और एक ब्लॉक माउंटेन का सिंपल उदाहरण है, आपको एक बार समझ लेना है ब्लॉक माउंटेन, तब उसके बाद आगे। अब मैंने बहुत जगह पे एग्जांपल, अब आपको फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल मैप जब करवाऊंगा तो वहां पे बहुत जगह आपको मैं लिखूंगा, आपको वहां पे समझ जाना होगा कि सर क्या है और क्या नहीं है। ये डायग्राम बनाने में बहुत अच्छा हूं मैं, पता नहीं सही बने कि गलत बने, चलो ठीक है। ये नॉर्मल में क्या बना रहा हूं, ध्यान से देखो, ये जो सरफेस अभी बनाया हूं, बस फील कर लेना, फील करना। इस सरफेस को मैं अगर हटा देता हूं मान लो, तो कभी ऐसा हुआ रहा होगा कि ये सरफेस पूरा यहां रहा होगा, है ना। अब इसको मिटा दिया मान लो, तो कुछ वैसा ही पूरा सरफेस रहा होगा कभी, ऐसा नो। अब इसमें क्या हुआ, डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ, अरे कुछ समझ में आ रहा है। जब डाइवर्जेंस क्रिएट होगा तो क्रैक डेवलप होगा, और क्रैक डेवलप होगा तो ये कुछ ऐसा निर्माण कर लेगा कि नहीं कर लेगा, कुछ बुझा रहे, धस गया, जैसे कि आमतौर पे होता है। आप देखिएगा इधर खासकर बारिश के समय में और होता है, यहाँ पे बांध पे बैठे थे, अच्छा गांव वाला होता बांध पे बैठे रहनी, धसिए गल मर के। अच्छा न्यूज वाला भी कवर कर रहा है, डुमरिया घाट का घटना है। और डुमरिया घाट के घटना वहाँ पे बहुत लोग धसते रहते हैं वहाँ पे। अब कहने का मतलब पुल में इतना कमजोर है कि धस पे करेगा, तो हमें उससे नहीं समझना है। जब ऐसे एग्जाम्पल है तो हमको समझना है कि भाई कन्वर्जेंस के कारण हुआ होगा कि डाइवर्जेंस के कारण। वहाँ पे हमें अपने आप को किसी तरह से रिवाइज करने के लिए एक कारण देना है कि रिवाइज हम कर ले, हमको उससे घंटा में फर्क नहीं पड़ता, अनटिल एंड अनलेस जब तक हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं हमारा सारा फोकस उसी को होना चाहिए। तो हमें किसी घटना से कैसे सिलेबस को रिवाइज करना है, यही समझदार आदमी होता है। इसलिए कभी भी टॉपर को देखोगे ना, वो ज्यादा नहीं बोलेगा, झूठ मूठ का बोलता है, 16 घंटा 17 घंटा पढ़ता है। अरे नहीं भाई, वो पढ़ता 8 ही घंटा है, बाकी जो टाइम है वो पूरा एकदम रियलाइजेशन लगाता है कि कहाँ कहाँ प्रैक्टिकल घटना चल रहा है। जैसे सर धसा, आपको क्या समझना है भाई, अगर नीचे गया होगा तो कन्वर्जेंस तो नहीं हुआ होगा, क्या हुआ होगा, डाइवर्जेंस। अच्छा ये एक सिचुएशन है ना, हो सकता है, पॉसिबल कि नहीं हो सकता है। अभी के लिए आप सिर्फ एक बार क्या करना, सिर्फ एज इट इज खाली बनाना, मैं जानबूझ के बनवा रहा हूं ताकि दिमाग में एक पिक्चर बना रहे, और ऊपर में ऐसे यूं डॉट 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 कर लेना। या फिर आप 2 सिचुएशन देना, लिखना 100 साल पहले, 100 साल पहले ऐसा मान लो, और उसके बाद लिखना डाइवर्जेंस आने के बाद ये, और इसको हटा लेना, ताकि मैं चाहता हूं कि दिमाग में एक बार पिक्चर बैठे, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो एक पहले ये सिचुएशन बना लो, जल्दी बना ही लो, ठीक है, उसके बाद दूसरा सिचुएशन बनाना। तो डिजिटल बोर्ड में पता है क्या करते हैं, आराम से देखो बेटा, ये वीडियो बनेगा क्लिप, ये देखो ये दिख रहा है, धंस गया है, ये ब्लॉक माउंटेन है। अब आप भी क्या, वाह सर मजा आ गया। कुछ देर बाद गया, 4 दिन बाद क्वेश्चन आया, आपको खाली वीडियो याद आ रहा है लेकिन क्या हुआ कैसे हुआ कुछ समझ नहीं, लेकिन वीडियो जरूर याद है, क्योंकि दिमाग तो विजुअलाइजेशन में सोच ही लेता है थोड़ा बहुत, बट सर कॉन्सेप्ट चलेगा यहाँ सिर्फ वीडियो से काम नहीं चलेगा। एक ये सिचुएशन तो हो ही सकता है, तो केस 1 केस 2 कर लेना। अच्छा इसका अपोजिट भी कुछ सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, दोनों समझना थोड़ा ध्यान से।
दोनों देख रहे हो दोनों। यस सर। ये भी कुछ समय तक कुछ ऐसा ही रहा होगा, अगर हम इसको मिटा दें तो कुछ समय तक भी प्लेन ही रहा होगा। यस सर। यस और नो? नीचे से जैसी असर क्रैक जब डेवलप होगा, क्रैक, तो बात तो सही है कि ऊपर के चीज नीचे धंसेगा, ये भी कंडीशन है, लेकिन जब क्रैक डेवलप होकर कोई चीज अगर नीचे जाएगा तो नीचे भी प्रेशर क्रिएट करेगा, करेगा नहीं करेगा? तो जब वो प्रेशर क्रिएट करेगा तो भी तो नीचे से फेंकना ऊपर आना चाहेगा। तो जब वो भी ऊपरना चाहेगा तो देखना ये पड़ेगा, इधर सोच के सोच के बताना मुझे, अगर कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट है और उसमें डाइवर्जेंस हुआ है तो उतना गहरा जाएगा ही नहीं कि नीचे का प्रेशर क्रिएट करे और नीचे से उठाए। तो जब प्लेट कॉन्टिनेंटल हो और डाइवर्जेंस हुआ है तो ज्यादा चांस इसका बनने का है कि इसका बनने का है। ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा। एक नंबर। जिनको लगता है ये बनेगा हाथ खड़े करें। सिंपल सा मीनिंग है कि सर प्लेट जब तक गहरा इधर एस्थीनोस्फीयर में जब चला जाता पानी, अच्छा प्लेट एक ओसनिक है अगर तो बवाल तो मचाएगा वो। तो अगर एक प्लेट ओसनिक है और सर जैसे ही क्रैक डेवलप हुआ और वो नीचे चला गया तो नीचे से उठाएगा, और जब नीचे से उठाएगा तो सर आपको नहीं लगता है कि कुछ ऐसा बन जाएगा? क्योंकि क्या करेगा, नीचे से उठा दिया उसको, यूं उसको एकदम चीर के तब आराम से क्या गया, बस नीचे था। अच्छा क्रैक डेवलप हुआ है तो ऊपर से कुछ चीजें नीचे गिर भी रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, तो गिरेगा, स्वाभाविक है। लेकिन जब नीचे का प्रेशर डेवलप हो रहा है तो जो जो चीज गिर रहा है उसको क्या किया, एक स्ट्रक्चर बना दिया, भाई ले ले तू ऐसे बन जा। मतलब एक तरफ धस गया, दूसरी तरफ क्या हो गया, उठ गया। तो जब सर आपको दिमाग में पहले पिक्चर बन रहा है, वो पिक्चर बनना इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या कि सर यहाँ पे जमा था ये चीज, मान के चलो यहाँ पे खूब जमा था रेत, ऐसे मान लेते हैं। बस क्या किया, इसको उसको उठाया और सीधा एक ऐसा शेप करके क्रिएट कर दिया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रेत जमा था, जैसी धसा ये एक ऐसा शेप क्रिएट करके निकल लिया। अब आप एनसीईआरटी का बुक खोलो, अब मजा आएगा। अब जब खोलोगे तो थोड़ा एक बुक दे दीजिए, उसके बाद समझ में आएगा। अच्छा पहले थोड़ा सा लिख लो। ब्लॉक माउंटेन लिख लिए, नो फोल्ड माउंटेन बट ब्लॉक माउंटेन। एग्जांपल कुछ लिख लो, तब एक ही बार खत्म करके शुरुआत करेंगे। एग्जांपल में लिखिए, एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन लिखो। ब्लॉक माउंटेन के कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिए। देखो विंध्याचल एंड सतपुरा, हालांकि इंडियन ज्योग्राफी में आएगा। विंध्याचल एंड सतपुरा आर ब्लॉक माउंटेन। विंध्याचल एंड सतपुरा आर ब्लॉक माउंटेन। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जो कि मैथ पे है, मजा आएगा। आप लोग मुझे बताओ, इधर देखो, साउथ अमेरिका पहले यहां था और अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं, वो प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है जी, उसके सारे पॉइंट्स अवेलेबल हैं आपके पास, अल्फ्रेड ओगनर साहब ने सिद्ध कर दिया। तो जब अगर ये यहां था और ये इधर आ रहा है तो मुझे ध्यान से सोच के बताना, ऐसा नहीं कुछ ये कन्वर्जेंस का एग्जांपल है कि डाइवर्जेंस का एग्जांपल है? भैया ये इसके साथ था ना, दूर होते जा रहा है, तो बीच में पहले क्या क्रिएट हुआ, रिफ्ट। और रिफ्ट क्रिएट होते तो क्या हुआ, धीरे धीरे दोनों दूसरे क्या हुआ, अलग। कन्वर्जेंस होते तो क्या है, पास आने का ना, दूर थोड़ी जाने का। तो सर ये जो क्रिएट हुआ है यही एग्जांपल है। क्वेश्चन पूछा था कि अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका इज सेपरेटेड ड्यू टू कन्वर्जेंस और ड्यू टू डाइवर्जेंस। किसके कारण होगा, डाइवर्जेंस। अब जरा पहले डाइवर्जेंस को पहले पॉइंट पहले लिखो जल्दी से खटाक से, कि साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका इज सेपरेटेड ड्यू टू डाइवर्जेंस। साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका इज सेपरेटेड, साउथ अमेरिका और अफ्रीका अलग हुआ डाइवर्जेंस के कारण, डाइवर्जेंस के कारण। और इंटरेस्टिंग बात क्या आप फील करो कि साउथ अमेरिका इसके साथ जुड़ा हुआ था, अफ्रीका भी सर पूरा अपना एनर्जी इधर लगा रहा है जाने के लिए, अफ्रीका इधर जाना चाहता है, साउथ अमेरिका पे इधर फोर्स लग रहा है। और ये किसके कारण हो रहा है, मैग्मा के कारण। तो जब मैग्मा एक तरफ इसको बाहर खींच रहा है, एक तरफ इसको इधर खींच रहा है, दोनों में खींच रहे हैं तो क्रैक डेवलप होगा। अच्छा आराम से प्रोसेस तो समझो, जब क्रैक डेवलप हुआ तो पहले थोड़ा सा बीच में डेवलप हुआ क्रैक, और जैसे ही क्रैक डेवलप हुआ किसको रास्ता मिल जाएगा, पानी को सीधा मिल गया। जहां जमीन में क्रैक हो कहां घुसेगा, पहले सबसे पहले पानी है वहां पे एंट्री मारेगा।
फिर पानी ने जब एक बार एंट्री मार दिया तो या तो सर आप प्लास्टर करवाइए और नहीं तो सर आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। अब ये इधर की तरफ इसका फोर्स इधर तरफ खींचता चला गया, इसका फोर्स इधर की तरफ खींचता चला गया, दोनों काम खत्म। तो डाइवर्जेंस पहले रिफ्ट क्रिएट करेगा, क्रैक क्रिएट करेगा, और क्रैक बड़ा होते होते जाएगा और फिर दोनों को क्या कर देगा, सेपरेट। तो डाइवर्जेंस पे लिख लेना, एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंस, सॉरी एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंस में क्या लिखे, सॉरी ब्लॉक माउंटेन में एक मैंने बोला विंध्याचल और दूसरा क्या बोला, सतपुरा। पहले लिख लेना विंध्याचल और दूसरा सतपुरा, ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल। आगे लिखो। अच्छा, इसका मीनिंग आप जानते क्या होता है, फॉल्ट, इधर फॉल्ट, FAULT। अरे जानते तो हो ना, गलती बोलते हैं ना फॉल्ट मतलब, बट यहाँ फॉल्ट का मीनिंग है क्रैक्स, नहीं बोलते फॉल्ट क्रिएटेड। तो जहां पे लिखा रहेगा फॉल्ट, तो फॉल्ट का मीनिंग समझना क्रैक्स। ज्योग्राफी की लैंग्वेज में बार बार ये वर्ड जिक्र करेगा, तो क्रैक्स कम ही वर्ड जिक्र करेगा, फॉल्ट ज्यादा जिक्र करेगा, और ये बहुत बार यूज होता है। तो फॉल्ट मतलब बोलते हैं गलती, लेकिन गलती को मिस्टेक्स बोलना ज्यादा ठीक है। और इसलिए आप फुटबॉल में खेलते हो नहीं बोलते फाउल किया है, फुटबॉल खेलते हैं ना तो फाउल किया है, सर वो फाउल किया है, वो फाउल बोलते हैं अपने भाषा में फाउल तो होता नहीं है, पर कुछ भी बोलते हैं, लेकिन वो बेसिकली फॉल्ट को ही बोला जा रहा है फाउल। समझ में नहीं बात, मतलब फॉल्ट बोल नहीं सकते, और सर आम भाषा है, आम भाषा जितना आसान हो तो उतना ही ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए आगे नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए, थोड़ा सा जीवन का आनंद लेंगे। लिखो, डाइवर्जेंस में पहले आप बताना कि पहले बता ही दो कि डाइवर्जेंस में वोल्केनो निकलने का चांस है कि नहीं, सोचना आराम से। पहले डाइवर्जेंस में वोल्केनो निकलने का चांस है कि नहीं, जिनको जो लगता है हाथ खड़े करेंगे। बिल्कुल है भाई, जब क्रैक डेवलप होगा और अगर उसका प्लेट अंदर चला गया तो प्रेशर तो क्रिएट कर ही लेगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, सब लोग इसमें कंफ्यूज आए थे, तो पहले क्वेश्चन लिखो जो बोल रहा हूँ, एडिटिव चिपका दो। क्वेश्चन लिखिए, क्या डाइवर्जेंस में ब्लॉक माउंटेन बन रहा है तो वोल्केनो आएगा कि नहीं आएगा, इंग्लिश में भी लिख लेना। क्या डाइवर्जेंस में अगर ब्लॉक माउंटेन बन रहा है तो वोल्केनो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क। इंग्लिश वाले तो समझदार हो, लिख लोगे। वोल्केनो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो सर क्वेश्चन मार्क आगे लिखना। निकला एग्जांपल में यस बट लिखना, यस निकलेगा लेकिन बहुत सालों के बाद, 100 मिलियंस लगभग, मिलियन ईयर्स लगभग लग जाए, बहुत सालों के बाद ऐसा चांस बनता है कि डाइवर्जेंट के कारण वोल्केनो निकले। बट जब कोई पूछे कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो यस निकलेगा, लेकिन वो बहुत ही रेयरेस्ट चांस होगा और काफी साल लगेंगे उसको निकलने में, इतना पॉइंट बस रख लेना। हो गया। अब इसके आगे का टॉपिक है वोल्केनो, और वोल्केनो को पढ़ाने से पहले आप एनसीईआरटी एक बार ओपन कर लीजिए ताकि हम बता दें, फिर उसके बाद आगे कर लेंगे, क्योंकि अब वोल्केनो को बहुत अच्छे से बताना पड़ेगा, उसमें एसिडिक लावा क्या होता है, बेसिक लावा क्या होता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो जानना जरूरी है। तो पहले आप एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए, और अब उसमें आपको जो चैप्टर 4 है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, जिस शब्द में जहां दिक्कत हो वहां हाईलाइट करके एक अलग कॉपी में या उसी में लिख लीजिएगा, एक पेज पे अलग, जिस कॉपी में आप पढ़ रहे हैं उसी कॉपी में लिख लीजिएगा, जहां जहां दिक्कत हो। जिस दिन होगा बताएंगे, साथ साथ एक ही बार सारा शब्द को निपटा लेंगे अपना, हाईलाइट करके, लेकिन जरूर रखिएगा। ऐसा नहीं कि ऐसा मत सोचिएगा हाँ सर याद रहेगा बाद में पूछ लेंगे, कभी पूछ नहीं पाइएगा बाद में। इसलिए सिंपल सा तरीका है कि आप हाईलाइट करते रहिए, अच्छा तरीका है, हाईलाइट करके लिख लिया करिए, ताकि वो फ्यूचर में आप भूल भी जाए तो आपको दिमाग में रहेगा कॉपी में की है, मैंने पूछ लीजिएगा। नहीं तो ठीक है कि नहीं पूछ लेंगे बाद में,
और नहीं लिखेंगे तो लिखिए, इसलिए लिख के रखिएगा। जो भी प्रॉब्लम जब भी होते हैं ना, आपको जब भी कुछ याद है, मैं डायरी रखता हूँ खुद, मैं बता दूं, जब भी कोई हमेशा ना लाइफ में ना कुछ कुछ पॉइंट ऐसा होता है कि जबरदस्त टाइप का आइडिया आएगा और आप अचानक से कहोगे बाप रे मैं इतना अच्छा सोच सकता हूँ। कभी कभी अपने आप पे लगता है कि मजाक मत थोड़ी है, जैसी आइडिया ऐसा है लिख लो खट से। उसका काम है कि नहीं ये बाद में देखेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, थॉमस अल्वा एडिसन ने लाइफ में जितनी सारी एक्सपेरिमेंट करी, वो सारे एक्सपेरिमेंट सिर्फ वो थॉट प्रोसेस था जो उनके दिमाग में आता था, और वो सभी थॉट प्रोसेस को लिख लेते थे। सोच ज्यादा एक्सपेरिमेंट और बड़े बड़े चीज को करने के लिए पेटेंट है उनके पास का है 1000 से ज्यादा चीजें। कहां से कोई आदमी इतना सोच लेगा भाई? एक दिन में करोड़ों थॉट्स आते हैं, बस हम उस थॉट्स पे काम नहीं करते हैं। हम तो आ रहे हैं बस ऐसे, आप उसको खड़ाक से लिख लो, और जहां कभी भी आपको प्रॉब्लम लगे उसको लिख लो। जैसे मैं आपको बताता हूँ बहुत पहले का क्वेश्चन, जो मैं आज जब डायरी अब अपना पलटता हूँ और देखता हूँ उस समय का क्वेश्चन, तो थोड़ा हंसी भी आता है और थोड़ा अच्छा भी लगता है। मैंने उसी समय लिखा था कि टीआरपी क्या होता है, ठीक है, सुनता था तो उसी समय पूरी डायरी में लिखा था कि टीआरपी क्या होता है, बहुत दफा सुना था। और टीआरपी अगर होता है तो टीआरपी हम पता कैसे करते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन चलता था दिमाग में, ये पता कैसे कर लेते हैं कि भाई इसको 5 स्टार मिल गया, इसको 4 स्टार मिल गया। कौन लोग हैं, हम भी देखना चाहेंगे जो बता रहे हैं। अच्छा उस समय तो बस कुछ पता नहीं चला, तो उसमें फुल फॉर्म पता चला कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है। बट होता कैसे है, फिर थोड़ा बड़े हुए, फिर डायरी देखा, फिर आया बार बार। अच्छा डायरी आप बार बार खोलोगे, बार बार वही क्वेश्चन आएगा, फिर देखोगे तो पता चलेगा अच्छा ऐसे होता है। इसीलिए आप अपने सारे प्रॉब्लम्स को लिखा करिए। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो बेकार आदमी है। और सब न्यू ईयर आ रहा है, तो न्यू ईयर में ऐसे आदमी बोराया वो रहता है, मतलब कुछ अलग ही टसन रहता है। न्यू ईयर से पहले आपको बोलता हूँ, एक ठाकुर प्रसाद की डायरी आती है जो बड़ी फेमस है। अरे जानते हैं कितने लोग जानते हैं? सुन लो, प्लान बना रहा हूँ। उस ठाकुर प्रसाद की आपको डायरी लेनी ही लेनी है। 30 रुपए 40 रुपए में आपको मिल जाएगा, पतली सी डायरी, बड़ा सा नहीं, लेके रख लीजिएगा। और उसमें ना सर अपना प्लान आराम से रखिए, एटलीस्ट 1 दिन ही सही, 2 दिन ही सही बना के रखिए। बता रहा हूँ आपको फायदा करेगा वो, ठीक है। अच्छा किसी और का था तो सर आप वो लेके रख लेंगे, सुन पा रहे हो? अभी आएगा अभी और ठाकुर प्रसाद की डायरी सर आपको बाद में नहीं मिलेगी, वो सिर्फ न्यू ईयर के कुछ समय तक ही मिलता है सर, उसका एक अलग क्रेज है। न्यू ईयर के बाद ढूंढते रहिएगा, बड़का बड़का मिल जाएगा, उसका नहीं मिलेगा। और उसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है, तो इतनी छोटी होती है कि आप उसको मोड़ से को पॉकेट में डाल लो, कुछ टूटने फूटने वाला भी नहीं है, बड़ा अच्छा है वो। इसलिए सर मैं पहले दिमाग में जब न्यू ईयर आता है तो सब अपना अपना फोकस, हमारा फोकस होता है पहले डायरी ले, डायरी में लेते हैं 5-7 को, कहीं को खत्म हो जाएगा फिर 3-4 दिन बाद, तो पहले उसी में फोकस रहता है आप लोगों को। अब आप उसको कोशिश करिएगा तो काम आएगा। अरे कर लोगे तो लेके रख लेना, फर्स्ट ईयर से पहले जरूरी है वो, बिल्कुल रख लीजिएगा। और सर न्यू ईयर का हर बड़े लोग, आप सुनो, हर बड़े लोग प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या है, जब ट्रेन से कहीं जाना हो तब प्लानिंग बनाते हैं, क्या लेके जाएंगे, अचार की, कोहरा की, लौका, क्या लेके जाएंगे, पूरा प्लान क्लियर है। लेकिन सर लाइफ में क्या करना उसका कोई प्लानिंग नहीं रहता है। तो आप डेट वाइज देखो, मैं डेट लिख दिया था, जो जो डेट में लिखा था उसी हिसाब से कर रहा। मैंने ये भी लिखा हुआ था कि एक टाइम आएगा जब लगभग 2021 या 22 के समय में मैं इतने बच्चों को तैयार कर दूंगा कि वो आईएएस के लायक हो जाएंगे, कसम से बता रहा हूँ, और हम क्या बोल रहा हूँ। और वो डायरी आपको दिखा दूंगा, डेट भी है 2017 13 अगस्त 2017 को मैंने वो चीज लिखा था। और वो चीज 2017 में लिखा था मैंने कि उस समय तक आते थे मैं इतने लोगों को तैयार करके रखूंगा, और हो रहा है एज इट इज टू द पॉइंट। तो आप अपने दिमाग से जो बोलो करने के लिए, दिमाग करता है। आप उसको बोलो कि हम 4 साल बाद आईएएस बनेंगे, दिमाग करेगा काम, उसी डायरेक्शन में करेगा। प्रॉब्लम हम लोग का ये है कि हम खा के सो जाते हैं और सोचते हैं हमसे नहीं होगा। आप दिमाग को बोलो, करेगा, दिमाग मानता है बात, मानो आप इस बात को, बस जिद खाली डालो कि हाँ करना है, दिल से आना चाहिए, डिजायर मतलब होना चाहिए कि एहसास करना है, खाली उतना रखो, बाकी हो जाएगा। 4 लोग का सोचा, 4 लोग का IIT निकलवा दूंगा 2019 में। IIT आराम से सोचा था, जो परिप्रेक्ष्य में कम से कम 4 लोग तो जरूर निकलवा लेंगे, पढ़ाया निकल गया। तो बहुत ज्यादा मेहनत खाली बस वही है कि आप करिए, तो आप सोचिए खाली और सोच के काम करते रहिए, काम हो जाएगा। और सर यही सपना है 2026 तक मैं बोलूँ तो कम से कम मेरा यही सपना है कि 2026 तक आराम से मैं, जैसे IAS में 1000 सीट होता है मान लीजिए, तो मैं चाहता हूं कि 1000 बच्चों को 2026 तक IAS में बना लूं, और वो भी लिखा हुआ है और मैं करके मानूंगा, आप देख लीजिएगा। तो 2026 तक कम से कम पूरे 1 साल का जो IAS का सीट होता है 1000, उतने लोगों को उसमें डाल देना है 25 कैटेगरी में, और ये होके रहेगा। अब कैसे हो नहीं हो मुझे नहीं पता, हम उसी हिसाब से खाली अपडेट करते रहते हैं अपने आप को।
आज जो हुआ है कल ठीक करना है, आज जो हुआ है उससे कल ठीक करना है, आज जो पढ़ा है उससे कल और बेहतर बनाना है। बस यही खाली करते जाओ, सपना हो जाएगा। मांगो बस और मेहनत करो, ताकि भीख मत मांगिए, दिमाग को एकदम दीजिए टास्क, दिमाग काम करेगा, आपका भी करेगा। आप मत सोचने लगेगा 2022 में आएगी सर, छोड़िए ना 2024 में एग्जाम दे देंगे। जैसे 2024 में आपने सोचा, यहाँ समझिएगा दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगेगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा संभल के चलिए। अब नेक्स्ट लिखिए डाइवर्जेंस में क्या क्या पॉइंट लिखवा दे रहा है जरा। प्लेट टेक्टोनिक्स आप पढ़ लेंगे, एक हेडिंग डाली लीजिए। मैं सोच रहा हूँ वोल्केनो भी निपटा ही दो। लिखिए हेडिंग डालिए वोल्केनो, ज्वालामुखी। अच्छा, आप लोगों को आर्किपेलागो मैंने बताया था, किसको से याद है? ग्रुप ऑफ आइलैंड स्प्रेडेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब पूरा फैला हुआ। जैसे इंडोनेशिया है, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, ये सब फैला हुआ है पूरा। उसको सबसे बड़ा आर्किपेलागो कौन सा है? इंडोनेशिया का। याद रखा करिएगा ये सब। तो चलिए वोल्केनो लिख लीजिए। इसमें लिखा गया है ये बात, क्या क्या क्या? एनसीईआरटी में है। हाँ बिल्कुल, कहीं अरे बिल्कुल होगा, चिंता क्या करते हैं आप? उसको तो किताब ऐसे फाड़ के इधर फेंक दोगे, माचिस से लेके इतना मोटू सा सब लगेगा है, बस ऐसे ही है। वो जानबूझ के पूरा क्या किया है, दे दिया है। बाकी उसमें ऐसा कोई चीज नहीं बचेगा जो आपको समझ नहीं है, गारंटी के साथ। आगे आइए, अभी देखते चलिए। हेडिंग डालिए वोल्केनो, ज्वालामुखी, और उसके बाद डालना वोल्केनो एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। और वोल्केनो से बनने वाले कौन कौन से चीज बनेंगे वो ध्यान से देख लेना है। अच्छा, पिछले ज्योग्राफी पढ़ के बोर तो नहीं हो रहे हो? नहीं सर। आगे वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, तो पहला वोल्केनो लिखो, और वोल्केनो में कुछ बातें बता देता हूं, उसको ध्यान से समझ लेना। एक तरफ ऐसे टेबल बना लेना, गाना के एंजॉय करते करते पढ़ाई करिए आप लोग। इधर ये सेंट्रली लिखेगा ऐसे, सेंट्रली इरप्शन। इलेक्शन 28 को है ना, तब तक तो पूरा हाहाकार मचा देगा ये लोग। दूसरा इधर देखिएगा, अभी 3-4 दिन में अभी सुनने को मिलेगा पीटा पीटी हो गया है। इधर लिखेगा सेंट्रली इरप्शन, इधर लिखेगा फीजर। बता देता हूँ, सेंट्रली इरप्शन और दूसरा लिखेगा फीजर इरप्शन। थोड़ा सा जिक्र करूंगा, हालांकि इसको एक बार और बताऊंगा, लेकिन फिर भी एक चीज दो बार हो जाए तो चलो ठीक ही है, क्या दिक्कत है। पहले लिखो सेंट्रली और फीजर। इरप्शन का मीनिंग क्या होता है? इरप्ट होना। इरप्शन मतलब नीचे से आना, ऊपर की तरफ। इरप्शन मतलब क्या है? नीचे से ऊपर की तरफ निकलना। तो कौन निकलेगा? ज्वालामुखी। शब्द इसमें है सेंट्रली, केंद्रित इरप्शन। और फीजर मतलब होता है फैलाव, एक तरीके से फैलाव। देखो इधर एक प्लेट है ओशनिक, दूसरा प्लेट है कॉन्टिनेंटल। सुन रहे हो ना? ये सर। अगर इसमें ऐसे हुआ, अंदर गया डीप, तो सर निकलेगा वोल्केनो? अरे हाँ है ना? यस। एक प्रोसेस हो सकता है जो कि पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल है। दूसरा, अब मान लो प्लेट, चलो कोई भी है, डजंट मैटर, ये जो निकला है ये कन्वर्जेंस के कारण निकला है कि डाइवर्जेंस के कारण? कन्वर्जेंस के कारण। ठीक है जी। अब इसमें हम डाइवर्जेंस करा दिए इस प्लेट में, कोई भी प्लेट है, अभी हम नहीं एज्यूम कर रहे हैं। तो इसमें जो डाइवर्जेंस जब होगा, तो आपको नहीं लगता कि इसका जो क्रैक डेवलप होने के बाद जो विस्तार होगा, जो फैलेगा, वो कुछ मतलब वो ऐसा होगा, मतलब ऐसे समझना इसको समझाने के लिए। 3D इमेज बनाने से अच्छा है पहले समझा दो। देखो इधर मान लो मैं खड़ा हूं, आप सामने खड़े हो, यहां से देखो भूकंप निकला यूं, मतलब सॉरी भूकंप, यहां से ज्वालामुखी निकला, लावा। एक ही तरीका हो सकता है। अच्छा, दूसरा, अब मैं खड़ा हूं और यूं ऐसे फैलता जा रहा है। दोनों में समझना ध्यान से। एक यूं निकला पूरा सीधा एकदम, जो फुलझड़ी आप लोग बजाते हैं उसमें, क्या थी मैं, छठ दीपावली में, निकला यूं सब। देखो तो उसका भी स्ट्रक्चर वैसा ही है, अभी उसी पे समझाने वाला हूं मैं। कौन सा क्रेटर बोलेंगे, कौन सा कैल्डेरा बोलेंगे, टेफरा बोलेंगे, अभी उसी में नाम समझाएं। तो सर ये नीचे रखा हुआ है फुलझड़ी, निकला तो सर ये सेंट्रली केंद्रित पूरा ऊपर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? अब उसी को गिरा दो, उसी फुलझड़ी को गिरा दो, या गलती से गिर भी जाता है कभी कभी, तो ऊपर जाने के बजाय इधर कुछ बुझा रहा है। तो जो ऊपर की तरफ आ रहा है सेंट्रली इरप्शन, और जो क्रैक डेवलप होने के बाद यूं फैलता जा रहा है, आप देख रहे हो, और फैलता जा रहा है यूं यूं, वो कौन हुआ? फीजर। कुछ बुझा रहा है? बस फर्क एक ही हो रहा है कि सेंट्रली में क्या हो रहा है, वर्टिकल, और फीजर में क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल। लेकिन बात बताओ मुझे, वो जो हॉरिजॉन्टल हो रहा है करके जो जा रहा है, वो
कन्वर्जेंस के कारण होगा कि डाइवर्जेंस के कारण? क्योंकि क्रैक डेवलप हुआ है और क्रैक डेवलप के कारण वो फैल रहा है। तो क्रैक डेवलप कब होगा? डाइवर्जेंस में, कन्वर्जेंस में? डाइवर्जेंस में। तो इसलिए बस याद रखना है कि फीजर का संबंध डाइवर्जेंस से है और सेंट्रली का संबंध कन्वर्जेंस से। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊपर तो तभी उठेगा ना जब नीचे प्रेशर बनेगा, और जब प्रेशर खूब बनेगा तो काफी ऊपर उठा के लेके जाएगा। लेकिन फीजर में हमेशा क्या होगा? क्रैक डेवलप होगा, तो क्रैक डेवलप होगा तो वो फैलेगा ऐसे एकदम, वो ऊपर नहीं उठेगा। तो इसलिए क्या लिखोगे? फीजर जो होगा, फीजर इरप्शन ड्यू टू डाइवर्जेंस, और सेंट्रली इरप्शन ड्यू टू कन्वर्जेंस। कुछ बुझा? सॉरी, कुछ समझ में आ रहा है? और याद रखने के लिए मैं कैसे याद रखता हूं? तो सर मैं तो फील करके याद रखता हूं, अभी फील ही करके याद रखो। लेकिन अगर किसी को कंफ्यूजन कभी एग्जाम में हो जाए तो सीसी याद रखना, सी फॉर सेंट्रली, सी फॉर कन्वर्जेंस। सेंट्रली का संबंध किससे जाएगा? कन्वर्जेंस से। और एफ डी, तो फीजर का संबंध किससे हो जाएगा? डाइवर्जेंस से। तो एफ डी यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ सीसी एफ डी, जब कम मतलब नहीं याद होता था किसी बच्चे को तो मैं वैसे ही कर देता था, कर लो। वो रट नहीं आया है तब हम क्या करें? रट ले भाई, निकल जा। आईएएस तो नहीं बनना है तुमको, प्रीलिम्स निकाल के दहेज लेना है तो जाओ। अब आपको पता है ना बीपीएससी में भी पूरा नेगेटिव मार्किंग हो गया है। और मैं बहुत पहले, मैंने बहुत बैच लोग जिनको पहले पढ़े उनको तो मैं पहले भी बोला, तो पहले भी बोल भी दिया था कि जब तक आओगे एग्जाम तक पूरा यूपीएससी के तर्ज पे हो जाएगा। तो जितने सारे लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सर पहले भी बोल चुका हूँ, कुछ होने वाला नहीं है। आप अगर यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपका नहीं निकलेगा। आप माथा पटकिए, चाहे दिमाग पटकिए, चाहे मर जाइए। और पहले से फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ। और बीपीएससी ने बस एक हिंट खाली दिया था कि पहले 30 को नंबर या 50 को नंबर पे नेगेटिव मार्किंग करेंगे। और मैं जाके मेरा वीडियो पहले देख लीजिए, वीडियो में पहले ही कहा हुआ ऑलरेडी, पहले ही बोल चुका हूँ मैं कि चिंता मत करो, समय आने दो, सारे का सारे यूपीएससी तर्ज पे हो जाएगा। और जितने लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी वाले, खत्म हो जाएंगे। बहरहाल सेंट्रली इरप्शन और दूसरा क्या हो गया? फीजर इरप्शन। यहां तक क्लियर है जी? अब एक डायग्राम बना लीजिए पहले। बस क्या याद रखिएगा? सेंट्रली इरप्शन का संबंध कन्वर्जेंस से कि डाइवर्जेंस से? कन्वर्जेंस से। बस इतना ही याद रखिएगा, ज्यादा भी फंसिएगा मत फेरा में, आगे आएगा ये। फीजर इरप्शन का संबंध किससे है? डाइवर्जेंस से। बस इतना याद करने के बाद एक नेक्स्ट पॉइंट पे हेडिंग डालिए पहले, फिर आगे आएंगे। अभी आएगा 2-3 बार, इसलिए अभी परेशान मत हो। अभी मैं पहले इसका क्रक्स बता देता हूँ, एक निष्कर्ष, ताकि एक आइडिया हो जाए, फिर तब इसका डिटेलिंग करेंगे। तो उसमें लिबॉगी का भी पेपर ऐड कर दिया है। हाँ बिल्कुल। तो ऑप्शनल नहीं लेगा क्या? ऑप्शनल लेगा, काहे नहीं लेगा? ऑब्जेक्टिव कर दिया। देखिए जो भी पेपर हो, जैसे भी हो, समझ में आएगा। ध्यान से इतना रखिएगा, ऑप्शनल कभी हटने वाला भी नहीं है। अब इतना याद रखिएगा, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, पॉइंट ही नहीं होता है। इसलिए क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट कभी भी नहीं हटाने का कारण है। सुनिए ध्यान से, उस पर डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपको नॉर्मली समझना है कि ऑप्शनल पेपर ऐसा है जहां पे आपको इंटरव्यू के लिए जज किया जाता है कि भाई ऐसा सब्जेक्ट आप लियो हो जो आप समझते हो कि बेस्ट है, और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको बहुत अच्छा अप्रोच नहीं है, तो फिर इंटरव्यू में हम आपको नंबर कैसे दे दें जब आप एक सब्जेक्ट खुद से डिसीजन लिए और खुद से वेल प्रिपेयर्ड नहीं हो पाए? तो फिर क्या लॉजिक बनता है? तो कभी भी नहीं हटेगा। और उसका अप्रोच ऑप्शनल का ही रहा है। पहले 2 ऑप्शनल लिया जाता था, तो 2 ऑप्शनल लिया जाता था तो क्या होता था सब कि रट रटा के दोनों साहित्य का ले लेता था। एक साहित्य ले लिया, एक दूसरा साहित्य ले लिया अपना। मान लो अगर एक उर्दू ले लिया, एक हिंदी साहित्य ले लिया, रट के निकाल देता था। तो ऑप्शनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था पहले। अब ऑप्शनल इतना ही रखा गया कि आपकी औकात और आपका प्रिपरेशन बस था लिया जाए, इसीलिए बस उसको दिमाग में रख लिया गया। तो आप वो कभी अच्छा घटे चाहे बढ़े, सिंपल सा लॉजिक अपना है, करना है तो जो वो चाहता है उसके लिए तैयारी करिए। सिंपल सा लॉजिक है। अगर नहीं करना है तो 20 बहाने हैं। जैसे 2013 में मुखर्जी नगर में बवाल लोग, बहुत आईएएस ऑफिसर मरे थे, बहुत ज्यादा सुसाइड हो गए। मतलब आईएएस ऑफिसर नहीं, जो तैयारी कर रहे थे वो मुखर्जी नगर में। उसी समय बुक लिखा गया था, और बुक का वही नाम डार्क हॉर्स, नीलोत्पल मृणाल का जो पहला बुक, और इतना उसको पुरस्कार मिल गया। तो 2013 में सिलेबस चेंज हुआ था और इंग्लिश को ऐड कर दिया गया। तो पूरा लोग रोड पे, मुखर्जी नगर जाम, पूरा मुखर्जी नगर में इस तरह से बहुत सारे चीज हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या हुआ, जो समझदार था वो समझ गया कि भाई चेंज हो गया है, चेंज कुछ होने वाला है नहीं, तो हमको ढालना पड़ेगा उसमें। सीसेट का पेपर भी इंक्लूड कर देगा हमको, करके आईएएस बन गया, बाकी लोग चिल्लाते रह गए। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो आपको मतलब समझना है कि हमको आईएएस बनना है कि हमको विरोध करना है। अगर आईएएस बनना है तो जो चाहता है उस तरह से तैयारी कर लीजिए, विरोध करना है तो आईएएस अपना छोड़ दीजिए, विरोध करिए, राजनीति करिए, बात खत्म है। क्लियर, अपना प्रायोरिटी रखिए, इसमें कंफ्यूजन ही क्या है। अगर आप चाहते हैं, आप संतुष्ट नहीं है, तो बिल्कुल झंडा उठा के एकदम लाल सलाम करिए,
और आईएएस बनने आए हैं तो जो मांग रहा है उसको बस तैयारी करिए, हो गया, इतना क्या है इसमें। चलिए लास्ट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, उसके बाद करेंगे। तो पहला सर वोल्केनो में एक डायग्राम बना लीजिए, जो फुलझड़ी का डायग्राम है वो डायग्राम बना लीजिए, और फुलझड़ी के डायग्राम के बाद उसमें कुछ नाम है, पॉइंट्स, उसको लिख लीजिए। पहला लिखिए इंट्रोडक्शन ऑफ वोल्केनो, जल्दी लिखिएगा थोड़ा, इंट्रोडक्शन ऑफ वोल्केनो। इंट्रोडक्शन ऑफ वोल्केनो। ये चिमनी नहीं है भाई बस आप समझ लेना, आपको समझाने वाले काम ये ध्यान समझिएगा, ये जो उसका माउथ है जहां से निकल रहा है लावा, इस माउथ को बोलते हैं क्रेटर। ये टर्म पूछता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। क्रेटर, क्रेटर पहले लिखना है, इधर साइड में लिखना है, तो पहले डायग्राम में बना के ऐसे लिख लेना, फिर नीचे लिखना क्रेटर, और क्रेटर में लिखना माउथ ऑफ वोल्केनो। और ये सब जानते हैं, रटते हैं लोग, यहाँ बच्चों लोग को ये सब रटा दिया जाता है, रट लो, टेफरा क्या है, क्रेटर क्या है, कैल्डेरा क्या है, और लूथेन में बस एक बार खाली नाम दिया जाता है, उसको समझ आए नहीं है, जबकि इसका पॉइंट समझने के लिए आपको पूरा कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पता होना चाहिए। तो एक हो गया क्या, क्रेटर। क्रेटर में क्या लिखेगा, माउथ ऑफ वोल्केनो, वोल्केनो का मुंह, क्रेटर। दूसरा पॉइंट कैल्डेरा, दूसरा पॉइंट कैल्डेरा, कैल्डेरा, माउथ ऑफ वोल्केनो के बाद क्या लिखिएगा, कैल्डेरा। देखिए बिगर माउथ ऑफ वोल्केनो, इधर देखो, अब इसमें से जितना निकलेगा माउथ क्या होगा, बड़ा होता चला जाएगा। भाई लगातार कॉन्टिन्यूअस निकल रहा है लावा, तो निकलते निकलते क्या होगा उसका, धीरे धीरे क्या होगा, वो बड़ा हो जाएगा वो। तो सर कैल्डेरा मीनिंग है जब माउथ बहुत बिगर हो जाए, बिगर माउथ ऑफ वोल्केनो। तो सर कैल्डेरा कब होगा, जब लगातार लावा निकलते रह रहा हो बहुत समय तक, तभी उसका माउथ धीरे धीरे क्या होगा, बिगर होता चला जाएगा। जब इनिशियल स्टेज पे होगा, शुरुआत में, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रेटर। और सर जैसे एकदम पूरा उड़ा दिया और उधर का पूरा नीचे से मैग्मा ऊपर आके लावा के कन्वर्ट हो गया, उसका माउथ बड़ा हो गया, तो क्या बोलेंगे, कैल्डेरा। तो सर वोल्केनो का पहला माउथ क्या होगा, क्रेटर। व्हेन माउथ बिकम्स बिगर, कॉल क्या, कैल्डेरा। तीसरा पॉइंट लिखो, टेफ्रा। तीसरा पॉइंट लिखना टेफ्रा, TEPHRA। टेफ्रा, टेफ्रा में लिखो, इसमें से क्या क्या निकलेगा। जब अगर माउथ लावा जो निकल रहा है तो बहुत सारा कुछ ऐसा भी होगा, देखो नीचे से जो भी होगा थोड़ा बहुत छोटा मोटा पत्थर उथर रॉक्स वगैरह, वो भी सब क्या होगा, सब ऊपर आने लगेगा एकदम से। लावा जानते हैं, लावा, लावा वही वाला, मतलब कि अरे मकई का लावा जो होता है, तो मकई का लावा देखिएगा पॉपकॉर्न जब आप उसको भूंजता है, वो जब आप देते हैं तो वो तो नाम दे दिया मकई के लावा ने। यहाँ तो सर एक छांटी भर के लोग हैं, दिल्ली में आप जाइएगा तो पॉपकॉर्न कहाँ से मिलता है आपको, मतलब किसी भी बड़े सिनेमा घर में जाएगा तो मिलेगा ही आपको लॉजिकली, लेकिन जब देखिएगा वही आपको क्या है, वहां पे आप जाएगा तो कहेगा हमारा घर है तो फेंका ले, फेंकावे करता है, इधर मकई कौन पूछता है भाई। लेकिन उसी को उसने क्या किया, मार्केटिंग करके बढ़िया से बस करके, और आपको उसमें थोड़ा सा मिला उला के नमक दे दिया। तो लॉजिकली जब वो देखिएगा, जब वो उसको कर रहा होता है गर्म, तो उसमें तो बहुत सारा कुदकता रहेगा, अरे है ना। तो सर कुदक जो रहा है उसी टाइप से सर जब लावा निकलेगा इतना इंटेंसिटी से, तो छोटे छोटे रॉक्स भी कूदेंगे। तो जब छोटे छोटे रॉक्स होंगे तो लिख लेना फ्रैगमेंटेड रॉक्स, मतलब फ्रैगमेंटेड में होता है टुकड़ा, ठीक है, टुकड़े। तो फ्रैगमेंटेड रॉक्स, ठीक है, निकलेंगे बाहर। मतलब छोटे छोटे जो टुकड़े हैं पत्थर के, वो भी क्या निकलेंगे उसके साथ साथ बाहर, ठीक है जी। तो उसको बोलेंगे टेफ्रा। मतलब इसके साथ आपको क्या लगता है, लावा के साथ तो बहुत सारा चीज निकलेगा ना यार, लावा के साथ बहुत सारी चीज होगा, मिनरल्स होंगे, फिर अलग अलग उसके, अच्छा जब ऊपर निकलेगा तो उसमें वेपर भी तो होगा, धुएं भी होंगे, बहुत सारी चीज होगा, लेकिन उसमें जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे रॉक्स के, उसको बोलते हैं क्या, टेफ्रा। उसको क्या बोलेंगे, टेफ्रा। अब दूसरा एक टर्म लिखो, थोड़ा गैप छोड़ते रहना सभी टर्म के बीच में। तो छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े को फेफड़ा नहीं टेफ्रा बोलेंगे।
दूसरा लिखो सिंडर, CINDER। टिंडर नहीं है ये, सिंडर है, सिंडर। सिंडर लिखिए, नहीं तो आजकल के युग में बस भैया कॉमन हो गया है। सिंडर लिखिए, डस्ट प्लस, इसमें से सब कुछ मतलब निकलेगा, डस्ट भी निकलेगा प्लस उसके बाद लावा, लावा प्लस राख, एसिड। राख में मिलेगा सर, ऐसा थोड़ी राख में मिलेगा, राख में मिलेगा, ठीक है। ये सब कुछ जब निकल रहा है साथ में तो उसको क्या बोलेंगे, सिंडर। अच्छा, इसके साथ आपको स्मॉल रॉक्स भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो सब कुछ जब निकल रहा है, सब कुछ, तो उसको बोलेंगे सिंडर। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ उसमें स्मॉल रॉक्स की हम बात करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, तो उसको बोलेंगे क्या, टेफ्रा। ठीक है जी, सिंडर। अब एक और लाइन लास्ट लिख लो, वोल्केनिक प्लग, वोल्केनिक प्लग। मोटरसाइकिल का प्लग जानते हैं आप लोग? मोटरसाइकिल में प्लग होता है, जब तेल खत्म होता है आसपास और जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है तो स्पार्क प्लग को चेक करते हैं ना, स्पार्क प्लग, जहां से वो पूरा स्पार्क देता है और पूरा सप्लाई करके स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सर वोल्केनिक प्लग, कोई बताएगा मुझे? सब लोग तो मोटरसाइकिल चलाते ही रहते हो, नहीं चलाते हो तो कितने कितने मांग के चला ही लेते हो। प्लग का क्या काम है, कोई समझाएगा? क्योंकि प्लग का काम समझा दोगे तो तुम्हारा वोल्केनिक प्लग भी काम हो जाएगा। किसको पता है पहले आप उसको लाइट देता है, करंट प्रोवाइड करता है, स्पार्क है ना, प्रोवाइड करता है। बहुत बढ़िया। तो पहले एक डेफिनेशन लिख लो वोल्केनिक प्लग का, जो बोल रहा हूं लिखो, वोल्केनिक प्लग, लावा, लावा फिल्ड विथ, फील्ड मतलब FILD लिखे, भरा हुआ, लावा फिल्ड विथ, लिख लो, लावा फिल्ड विथ वोल्केनिक पाइप। ऐसे मतलब कि सर यहां से जो निकल रहा था, जो इजेक्शन हो रहा था, मान लो यहां से निकल रहा है लावा, ठीक है, एक तरीके से पूरा पाइप बन गया, निकल रहा है, और ये पूरा भर गया। क्योंकि सर सीधी सी बात है, जब निकलते जाएगा, जितना निकल गया कुछ तो अटकेगा भी। जब इंटेंसिटी बहुत तेज जाएगा तो निकलेगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो अटकेगा। तो जब लावा, मतलब ऐसा समझोगे गर्दन, आप खाना खा रहे थे तो जो हमारा भी तो फूड पाइप होता है, तो जो हमारा फूड पाइप है, खाना खा रहे हैं तब तो ठीक है, फूड पाइप जाम हो गया, नट्टी परले खा लिया, ऐसा जाम हुआ कि बाइगोड ना अंदर जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। तो सर उसी टाइप से जब लावा फील कर दे उस पाइप को, जिस पाइप से निकल रहा है, उसको बोलते हैं वोल्केनिक प्लग। तो क्या लिखोगे, हिंदी में लिख लो, लावा जब पाइप को पूरी तरीके से भर देता है, पूरी तरीके से भर देता है, उसको बोलते हैं वोल्केनिक प्लग। बहुत इसको वोल्केनिक प्लग के साथ बोलते हैं, वोल्केनिक नेक भी बोलते हैं, वोल्केनिक नेक, प्लग नेक, गर्दन, वोल्केनिक नेक भी बोलते हैं, गर्दन, सेम वर्ड है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। अब एक लास्ट लाइन लिखो इसमें, तो लावा अगर ब्लॉक कर दिया है पाथ को, रास्ते को, तो क्या बोलेंगे उसको, वोल्केनिक प्लग या वोल्केनिक नेक। कुछ ऐसा हो कि गर्दन में फंस गया है, उस टाइप से, मछली खा लिए, कांटा फंस गया, निकल ही नहीं रहा है, अब सूखल भात खा रहे हैं आप कि जल्दी से ठीक हो जाए, इतना जल्दी ठीक होने वाला नहीं है। कुछ लोगों को मछली खाने का आदत होता नहीं है, समझे आप, जब मिलेगा तो टूट पड़ेगा, खासकर शादी में होता है, ऐसा अटका उसका। अच्छा हाँ, ऐसा ना कुछ बोल पा रहे हैं और ना कुछ उसका कुछ नहीं हो रहा है, क्या बोले। शादी में यूजुअली जाने पर लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, यूजुअली। अच्छा जैसे कि प्लेट के बारे, प्लेट अब शादी वाले जो जिससे आप पूछे कर, रुक जा भाई, मिलेगा मिलेगा, परेशान मत हो। चलो आ जाओ, लहर लिखो, लहर, LAHAR, लहर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, लहर, लहर। अच्छा एक शब्द आप लोग सुनो, डेब्रिस, सुने तो होना चाहिए, DEBRIS, डेब्रिस। जैसे आप ज्योग्राफी में, हिंदी में भी बोलते हैं गैंग, और एक होता है अयस्क, जिसको हम लोग बोलते हैं ओर, ओर लगा दिया वो वाला नहीं है ये, ओर से ये तो मम्मी की तरह ही। ओर के बाद दूसरा क्या है, गैंग, और ये गैंग का स्पेलिंग अलग होता है, GANG, हिंदी में भी उसको ही बोलते हैं, गैंग ही बोलते हैं। तो ओर्स का मीनिंग है अयस्क,
अयस्क आपके लिए लाभदायक होता है कि बेकार होता है? मतलब आप नीचे गए, आपको बड़ा सा पत्थर मिला और वो पत्थर पे बहुत सारी चीज मिला हुआ था, अब आपने उसमें से जो काम का चीज था उसको धो धा के निकाल लिया, और जो बेकार है उसको क्या बोल रहे हैं? लैंड। सेम वैसे ही लावा निकला, उस लावा में से बहुत सारा चीज क्या निकलेगा? डेब्रिस। और ये डेब्रिस मतलब होता है बेकार, जैसे धुआं हो गया, राख हो गया, वो आपके काम का नहीं है। तो सर लहर का मीन होता है कि जब डेब्रिस फ्लो करने लगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जब लावा निकलता है तो सर पूरा एकदम फैलने शुरू कर देता है। अब जब वो फैलेगा तो कितना का कितना जंगल, पूरा एरिया राख ही राख कर देगा। तो यहां लिखोगे लहर का मतलब होता है फ्लो ऑफ डेब्रिस, और ये फ्लो ऑफ डेब्रिस से पहले लेना फ्लो ऑफ लावा डेब्रिस, क्योंकि डेब्रिस जब बोलते हैं तो स्पेस डेब्रिस भी होता है, मतलब अंतरिक्ष में भी ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट है जो हमारे काम का नहीं है, उसको भी डेब्रिस बोलते हैं। तो यहाँ पे लावा डेब्रिस मतलब लावा तो निकला, लेकिन लावा के साथ साथ कुछ ऐसा भी निकला जो हमारे लिए काम का नहीं था, उसका फ्लो जो हो रहा है उसी को क्या बोल रहे हैं? लहर। और नाम ही सोचो ना, लहर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लहर। आगे एक और पॉइंट लिख लीजिए। तो सर क्या लिख लोगे इसमें? लहर में तब फ्लो करेगा जब सेमी सॉलिड हो या लिक्विड हो, हाँ या ना? कोई चीज सॉलिड थोड़ी ना बहेगा, या तो लिक्विड बहेगा या सेमी सॉलिड। सर इसमें डेब्रिस प्लस वाटर, ये लिख लो ऐसे करके, तभी फ्लो करेगा। डेब्रिस प्लस वाटर, पानी मतलब लावा निकला, ऊपर से थोड़ी सी बारिश हो गई, हो गया सोने पे सुहागा। चलिए आगे। अब इसमें लिख लीजिएगा, एक नया नाम है, यही है लहर, पायरोक्लास्टिक। पायरोक्लास्टिक फ्लो ऑफ लहर। फ्लो लिखे ऐसे लहर लिखना, पायरोक्लास्टिक फ्लो लहर, पायरोक्लास्टिक फ्लो लहर। पायरोक्लास्टिक का सिंपल इसका मीनिंग है, पायरोक्लास्टिक का यहां ध्यान से लिख लेना, हॉट लावा, बिल्कुल सर एकदम ताजा ताजा गरम गरम, और आपके बॉडी पे डाल दिए जाए। भाई गुड़ पता नहीं क्या होगा, हम नहीं जानते। अच्छा गन्ना, अभी गन्ना का चूंकि सीजन चल रहा है, गुड़ निकलता है, आप खेतों में देखेगा, मशीन लोग बहुत लोग खेत में ही लगा देते हैं, वहां से गुड़ निकलता है। कोई आप जानते हो ना, सब यही कहो ना, वो तैयारी कोई सर्वर नहीं है, समझ रहे हो? गर्व मत किया करो, सर्वर रहते अपन, अरे ठेठ गाँव, इससे बढ़िया हुए गाँव ठीक है। यहाँ तो इनको लोग को खुद ही नहीं पता कि हम शहर में ही गाँव में, फील करना चाहते हैं कि हम शहर में हैं, लेकिन निकलते ही गाँव हो जाता है, निकलते हैं इधर तो पंच से थूक दिया इधर, गाँव आ रही का। सर ये भी बहुत बड़ा गाली है, गंवार जो है, आप क्या बोल रहे हैं? गाँव के लोग, तुलसीदास का जिक्र था, तो बोले गंवार शब्द में गाँव को, उसमें कबीर ने भी जिक्र किया। इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा कि सर शहर वर है नहीं अपन, तो जब आप निकलिएगा, गुड़ जब निकलता है तो गरम गरम जब रहता है ना, आपको भी खा के देखा, मैं तो खाया हूँ भाई, मजा आता है। मशीन से ऐसे निकाल के हल्का हल्का सा लपेटेगा और दे देगा ऐसे, कभी गर्म, समझ में आ रहा है? जैसे जहाँ पे गन्ने का मैंने खेती होता है, मैं ठीक ठाक जैसे गन्ना निकलता है वहाँ पे मशीन सेट होता है, और वो हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अभी जैसे अभी दो चीज अभी चल रहा है, अभी गन्ने और दूसरा मछली का अभी चलता है सीजन, पोखरा जिसका जिसका होगा तो मार कभी खाएगा। तो अरे मतलब अब इधर होता क्या है, सेम जो मैंने बोला, जो गर्म गुड़ है वैसे ही समझ लो हॉट लावा, और वो फ्लो कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत कॉमन होता है, जो पूरा जंगल को ऐसे ही जला देता है, इतना होता है। तो लिख लोगे पायरोक्लास्टिक फ्लो में लिखोगे हॉट लावा, ठीक है, ये जरूर लिखोगे, हॉट लावा फ्लोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हॉट लावा, गर्म लावा, एक जगह से दूसरी जगह जो फैल रहा है उसी को बोल रहे हैं पायरोक्लास्टिक फ्लो ऑफ लहर। हो गया जी, बस लास्ट पॉइंट है, इस पर हम लोग मैप शुरू करेंगे और न्यू जो नेक्स्ट बैच होगा वो काम शुरू करेंगे। लास्ट में लिखो, थोड़ा गैप छोड़ के लिखना, टाइप्स ऑफ वोल्केनो। टाइप्स ऑफ वोल्केनो, टाइप्स ऑफ वोल्केनो। टाइप्स ऑफ वोल्केनो, वोल्केनो मतलब क्या?
ज्वालामुखी ना, हम बोला चंद्रमुखी बोल रहा है कौन सा। तो पहला लिखिएगा, पहला ऑन द बेसिस ऑफ, पहले लिखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन। इरप्शन मतलब क्या है, बाहर जब निकलने का बेसिस हो तब, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, इरप्शन। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा इधर ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ, एक तो इरप्शन के बेसिस पे, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ अवधि, मतलब अवधि मतलब क्या, पीरियोडिसिटी। ये बताया हुआ हूं आपको, अभी बताऊंगा तो पता चलेगा कैसे। इरप्शन मतलब कैसे निकल रहा है, उसके बेसिस पे दो टाइप के वोल्केनो है, एक है सेंट्रली इरप्शन और दूसरा क्या है जी, बोलिए, फीजर इरप्शन। सेंट्रली और फीजर इरप्शन। मम्मी लोग नहीं बोलती है और पापा लोग, मुंह में दही जामल बा। बुलास नहीं क्यों। जब आप कुछ गलती की और पूछ रहे होते पापा, उसके बाद बताओ कहाँ गिर रहे हो। आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, एकदम सदमे में हो, तो उधर से मम्मी पीछे चिल्ला रही होती है, मुंह में दही जाम गिर कर, ऐसे तो इतना बोले। सेंट्रली इरप्शन और दूसरा तो क्या है, फीजर। एक बेसिस हुआ, दूसरा बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी। इसका मीनिंग है अवधि कि मतलब कौन कितना रहेगा। तीन पार्ट याद करो, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट, बताया था कि नहीं बताया था, और तीसरा एक्सटिंक्ट। तो सक्रिय ज्वालामुखी बता चुका हूं, कहां सर, ऑलरेडी मैप में बता चुका हूं। तो सर यहाँ पे दो टाइप के बेसिस आ गए। अब अधिकतर लोग लट के क्या जाते हैं, दो वोल्केनो ज्वालामुखी सर तीन टाइप का होता है, एक्टिव, डोरमेंट, एक्सटिंक्ट। उनको कैसे बताया जाए कि भाई वो एक अलग बेसिस है और ये एक अलग बेसिस है, दोनों का बहुत अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है समझिएगा। एटलस निकाल लीजिए खटाखट। तो सर वोल्केनो का दो बेसिस है, यहां तक क्लियर है पहले। तो ये तीनों तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर ये दोनों बताएंगे थोड़ी ना जरूरत है, ये तो बता ही रहे हो, इसमें इसको क्यों बताऊं। तो बात खत्म, टाइप्स ऑफ वोल्केनो क्लियर है। अब सर एक काम करना है आपको, पूरा जितना पढ़ाया हूं अब आपको कुछ रिपीट करवा रहा हूं, और कुछ टाइप्स वोल्केनोस के और होते हैं जो अलग अलग टाइप्स होते हैं, और वो आपको लिखना है, ठीक है जी। कहां से, एनसीईआरटी के बुक से। तो मुझे पहले पढ़ा लेने दीजिए, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। रिपीट करने के बाद जो पेज नंबर मैं लिख के आपको दे रहा हूं, उस पेज नंबर को खटाखट पढ़ लीजिएगा। मेरी तरफ देखिए इधर, हेलो सभी लोग क्विक। आज जो पढ़े अपन, तो सबसे पहले शुरुआत किए हैं सर, पहला कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ट्रांसफॉर्म। क्लियर है, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, चलो ठीक है। तो कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ट्रांसफॉर्म क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद हमने बताया कि ओशन कॉन्टिनेंट प्लेट होगा, कोल्ड माउंटेन बनेगा। अब जानते हो आप क्या याद रखोगे, वो जो टेबल बनवाया हो लास्ट में, अब उसको दिमाग में बैठाना। अब आप वो नहीं, कंडीशन सोच लोगे, अब कंडीशन दिमाग में बैठ गए, अब आप टेबल दिमाग में बैठा लेना। क्या था पहला, ओशन कॉन्टिनेंट रहेगा तो फोल्ड माउंटेन बनेगा, वोल्केनो बनेगा, ट्रेंच भी बनेगा, और क्या बनेगा, अर्थक्वेक भी आएगा। दूसरा पॉइंट, जब ओशन होगा तो सिर्फ फोल्ड माउंटेन को हटा दो, बाकी सब पे टिक लगा दो। उसके बाद तीसरा ओशन, सॉरी कॉन्टिनेंट, और कॉन्टिनेंट पे आओ तो वोल्केनो तो नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा, ट्रेंच भी नहीं बनेगा, और बाकी जो है आपका काम, वो अपना काम, वोल्केनो भी नहीं आएगा। दूसरा, उसके बाद आगे बढ़े तो हमने आपको दो तीन चीज बताया, जिसमें पहला बताया कि सर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री अलग है। ब्लॉक माउंटेन डाइवर्जेंस के कारण बनेगा कि कन्वर्जेंस के कारण, डाइवर्जेंस के कारण, क्योंकि क्रैक डेवलप होगा। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि डाइवर्जेंस के बाद दो तीन चीज और दिमाग में रखना, जिसमें पहला बोला वोल्केनो। वोल्केनो का टाइप कैसे समझना कि सर एक सेंट्रली इरप्शन है, दूसरा क्या है, फीजर इरप्शन। सेंट्रली मतलब है कि सर वो जो आप कोसिया जलाते हैं और जो बजाते हैं पटाखा दीपावली में, तो जो निकलता है पूरा, तो सर वो हो गया सेंट्रली। और फीजर मतलब हो गया यूं फैल रहा है, तो डाइवर्जेंस के कारण फीजर होगा और कन्वर्जेंस के कारण सेंट्रली होगा। यहाँ तक क्लियर है। मैंने बोला वोल्केनोज में जो माउथ ऑफ द वोल्केनो, उसको क्या बोलेंगे, नाम बताओ जरा जल्दी, फर्स्ट देख के बताओ। क्रेटर, पहला नाम क्या है, क्रेटर। क्रेटर का माउथ अब बड़ा होता गया तो नाम क्या हो गया, कैल्डेरा। क्या हो गया, सिंपल याद रखना है, क्रेटर बिकम्स कैल्डेरा। कैल्डेरा के बाद वर्ड था टेफ्रा। टेफ्रा का मीनिंग क्या बोला, जो सर बहुत सारे लावा निकलते हैं, लेकिन उसमें से जो रॉक्स निकलेंगे छोटे छोटे, उन रॉक्स को हम क्या बोल रहे हैं, टेफ्रा। और टेफ्रा के बाद मैंने बोला सिंडर। तो सिंडर का मीनिंग क्या है, जो उसके साथ, सिंडर का क्या मीनिंग था पहले बताओ,
लगभग सारा कुछ सिंटर निकल रहा है, डस्ट, स्मोक, लावा, एसिड, राख, सब कुछ, सबको मिला के बोलेंगे तो सिंडर बोलेंगे। जब उसमें से सिर्फ हम रॉक्स की बात करें तो क्या बोलेंगे? टेफ्रा। उस पर हमने नीचे बोला लहर, और लहर का मीनिंग क्या है? फ्लो ऑफ हॉट लावा। सुन रहे हो? लावा का जो पूरा तरह से फ्लो हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? लहर। यहां तक क्लियर है जी? अरे है ना तो बोलो। ठीक है सर। टाइप्स ऑफ वोल्केनो आपको क्लियर है? ये अब पेज नंबर, अब चैप्टर 3 ओपन करिएगा ध्यान से, और एटलस आपको निकाल लीजिए। टाइम हो गया है, अब हम लोग वही शुरू करेंगे। 10 मिनट अगर लेट होगा तो 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। 10 मिनट एक्स्ट्रा क्या पढ़ाएंगे? 20 मिनट पढ़ाएंगे, 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। आप बस करते जाओ। अब आप चैप्टर 3 खोलोगे, पेज नंबर खोलो जो इंग्लिश माध्यम वाले हैं, और हिंदी माध्यम वाला भी चैप्टर 3 खोलेंगे तो पेज नंबर आपको मिलेगा 26। इधर इधर जो मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था, तो बोला था कि वोल्केनो जहां से स्टार्ट हो वहां से मत पढ़ना। अभी वही नहीं बोल रहा हूं, अब उसको क्या करना है ना? अभी इधर देखिए, तो 26 को देखिए, कुछ बोलना ही नहीं। इधर देखिए, वोल्केनो और वोल्केनिक एक एक लाइन सर। एनसीईआरटी बोला हूं बार बार, मुझे पढ़ा लेने दो, 15 दिन में पूरा छठा से 12 तक एनसीईआरटी पकड़ के फेंक देना उधर। गारंटी बोल रहा हूँ, अरे मजाक की बात नहीं है सर, गारंटी बोल रहा हूँ। तो 3 साल भी पढ़ के आओगे ना एनसीईआरटी, और मेरा सिर्फ क्लास खाली कंप्लीट कर लो, उसके बाद सारे किताब उठाना। और एनसीईआरटी छठा से 12 तक चिल्लाते रहता है, 6 to 12 पढ़ो, पुलिस निकल जाए। अरे गधा आदमी है, समरी है वो, पहले डेप्थ पढ़ो। अब उसके बाद सर इसको क्या है देख लेना है आप। यहाँ से एनसीईआरटी का पेज नंबर आपका हो गया कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से स्टार्ट करना है 26 से। यहाँ देखो वोल्केनिक लैंडफॉर्म है, इसको छोड़ देना अभी, इंट्रूसिव वाला, बाकी सब पढ़ जाना। यानी कि आपका अब लगभग चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा जहां तक छोड़ा हुआ है। और सर लगे हाथ चैप्टर 4। तो कहने का मीनिंग फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं प्यार से, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 पूरा कंप्लीट पढ़ के आइएगा। जहां समझ में नहीं आए वहां पे चुपचाप हायर कर लीजिएगा। चैप्टर 3 का मैंने बोला लास्ट ये वाला पॉइंट छोड़ दीजिएगा, वोल्केनिक लैंडफॉर्म, इसको पिक्चर के माध्यम से बता दूंगा, डाइक क्या होता है, ये सब कुछ वो समझ में आ जाएगा। बाकी आप पूरा पढ़ लीजिए, हो जाएगा जी? यस सर। जो सब बोल के जाओ। यस सर। ठीक है सर, तो मिलेंगे, बाकी एड्रेस निकालिए, इससे कंप्लीट करते हैं, फिर आगे चलेंगे। जल्दी निकालिए, खड़ा करके।